हिटमैन एक बदमाश प्रणाली के साथ। अध्याय 761। माइकल ने चुपचाप हेमोन की कहानी सुनी। उनके साथ झींगुर और दूर के जानवर भी थे, साथ ही केबिन में चरमराती लकड़ियां भी थीं। हेमोन की कहानी के साथ भारी बारिश भी हुई। बूंदें छत से टकराईं, जिससे एक लयबद्ध आवाज़ निकली जो हेमोन की कहानी के लिए पृष्ठभूमि संगीत का काम करती थी। जब हेमोन ने अपनी कहानी समाप्त की तो माइकल को हेमोन पर दया आ गई। हेमोन के अनुसार उसका परिवार, जिसे कभी हेमलेट्स कहा जाता था, महान एल्वेन रून की रक्षा करता था। रून पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहा। एल्वेन रून की रक्षा करना उनका एकमात्र कर्तव्य था। जाहिर है, एल्वेन रून के भीतर एक आशीर्वाद छिपा था। यह आशीर्वाद उस व्यक्ति को मिलता था जो परिवार को स्वस्थ और समृद्ध रखता था। इसलिए हेमलेट्स ने ओज़ महाद्वीप में बहुत अच्छा जीवन जिया। हेमलेट केवल एक बच्चा था जब उसका हाउस लीडर 100 साल पहले अपने सबसे अच्छे दोस्त को हेमलेट मनों में लाया था। उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त पर इतना भरोसा किया कि उसने एल्वेन रून के अस्तित्व को उजागर कर दिया। उस समय उसे नहीं पता था कि एल्वेन रून ने उसके सबसे अच्छे दोस्त के दिल में लालच की आग जला दी है। कुछ दिनों बाद किसी ने उसके ही मनों में घर के मुखिया की हत्या कर दी और एल्वेन रून चुरा लिया। हेमलेट्स ने पूरे महाद्वीप में रून की तलाश की, लेकिन उन्हें एक भी सुराग नहीं मिला। एल्वेन रून के बिना कई साल बीत गए। एल्वेन रून का गायब होना एक अभिशाप बन गया। एक एक करके हेमलेट्स एक अजीब बीमारी से बीमार हो गए और धीरे धीरे अपना पूर्व गौरव खो बैठे। एक बार महाद्वीप में एक प्रमुख परिवार ने धीरे धीरे सब कुछ खो दिया जब तक कि उनका अस्तित्व समाप्त नहीं हो गया। हालांकि आखिरी हेमलेट हेमोन के पिता की मृत्यु से पहले उसने पाया कि उसका सबसे अच्छा दोस्त उस दिन उससे मिलने आया था जिस दिन घर के मुखिया की मृत्यु हुई थी। हेमोन ने एल्वेन रून को खोजने और रून चुराने वालों से बदला लेने के लिए अपने जीवन का काम किया, जिसके परिणामस्वरूप उसका परिवार खत्म हो गया। लाश से मांस नोचने वाले गिद्धों की तरह प्रतिद्वंद्वी परिवारों ने हेमलेट परिवार का सब कुछ लूट लिया। आखिरी और एकमात्र हेमलेट के रूप में हेमोन को सड़कों पर फेंक दिया गया। उसने अपने नारकीय बचपन का बहुत विस्तार से वर्णन किया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। माइकल को हेमोन से सहानुभूति थी क्योंकि उन दोनों का बचपन एक जैसा नारकीय था। हेमोन की कठिनाइयों के बावजूद बदला लेने की उसकी प्यास ने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। आखिरकार अपनी 15वीं उम्र में हेमोन आखिरकार उस आदमी से मिला जो उसके घर के मुखिया के साथ आया था। कल्पना कीजिए कि जब हेमोन को पता चला कि यह आदमी एक अकेला साहसी व्यक्ति से जेनेरिक परिवार के घर का मुखिया, तन्नातर जेनेरिक बन गया है, तो उसे कितना आश्चर्य हुआ होगा। हालांकि हेमोन को वह नाम याद नहीं था जिसका इस्तेमाल उसने अपने घर आने पर किया था, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि यह तन्नातर जेनेरिक नहीं था। हेमोन भले ही एक छोटा बच्चा रहा हो, लेकिन वह उस आदमी का चेहरा कभी नहीं भूल सकता जो हर चीज़ के लिए जिम्मेदार था। हेमोन ने कुछ सालों तक तन्नातर का पीछा किया, उसका विश्वास जीतने और एक जेनेरिक के रूप में उसके परिवार में शामिल होने के अवसर की प्रतीक्षा की। आखिरकार हेमोन को डाकुओं के एक समूह से तन्नातर की पत्नी को बचाने का मौका मिला। चूंकि तन्नातर अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसलिए तन्नातर को इतना अच्छा लगा कि उसने अनाथ हेमोन को अपने परिवार में स्वीकार कर लिया। हेमोन ने धीरे धीरे अपना रास्ता बनाया, धीरे धीरे सभी का विश्वास जीत लिया। हेमोन को इस मुकाम तक पहुंचने में 100 साल लग गए जहां वह अब है। माइकल हेमोन के लचीलेपन की प्रशंसा करता था। इन सभी वर्षों में वह उन लोगों के साथ रहता था जो उसके परिवार के विनाश के लिए जिम्मेदार थे। यहाँ तक कि वह विक्टोरिया और उसके परिवार के साथ एक साल भी नहीं रह सकता था। 100 साल तो दूर की बात है। माइकल को हेमोन को मारने के बारे में दोबारा सोचना शुरू हो गया। न केवल इसलिए क्योंकि माइकल को हेमोन से सहानुभूति थी, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उसने कहा था कि उसके पास एल्वेन रून को पुनः प्राप्त करने की योजना है। हेमोन के अनुसार एल्वेन रून उसकी वंशावली को पहचान लेगा। उसे पूरा भरोसा था कि वह तिजोरी में मौजूद रूनों और सरनियों को निष्क्रिय करके रून तक पहुंच सकता है। माइकल को आश्चर्य हुआ कि वह सरनियों और रक्षा रूनों को निष्क्रिय करने के लिए एल्वेन रून का उपयोग कैसे कर सकता है। लेकिन उसने हेमोन की आंखों में पूर्ण आत्मविश्वास देखा। चूंकि माइकल के पास सिस्टम की मदद नहीं थी, इसलिए उसे पूरी तरह से अपनी सहज प्रवृत्ति पर निर्भर रहना पड़ा। और उसकी सहज प्रवृत्ति ने उसे हेमोन की योजना के साथ चलने के लिए कहा। तो मुझे बताओ हेमोन, तुम्हारे लिए क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जेनेरिक परिवार से बदला लेने की तुम्हारी प्यास या एल्वेन रून? तुम दोनों नहीं पा सकते, एक को चुनो, माइकल ने कहा। हेमोन के विचार फीके पड़ गए क्योंकि उसकी आंखों में उसके दैनिक जीवन की छवियां चमक उठीं। माइकल ने हेमोन को चुपचाप सोचने दिया। एक ओर हेमोन के पास एल्वेन रून था जो उसके परिवार की विरासत थी। दूसरी ओर उसके पास तन्नातर और उसका परिवार था जिसने रून चुरा लिया, जिसके परिणामस्वरूप उसे पीड़ा हुई। हेमलेट परिवार के बिना एल्वेन रून की कोई ज़रूरत नहीं थी। उस रून में उसके परिवार को वापस लाने की शक्ति नहीं थी। हालांकि तन्नातर को मारना और उसके परिवार को नष्ट करना निश्चित रूप से उसके परिवार का बदला लेगा और उसे शांति प्रदान करेगा।
इसलिए हेमोन ने एल्विन रून के बजाय जेनेरिक परिवार से बदला लेने का विकल्प चुना। जहां तक हेमोन का सवाल था, डार्क लॉर्ड रून ले सकता था। मैं जेनेरिक परिवार को मरवाना चाहता हूं, हेमोन ने गुर्राते हुए कहा। बच्चों को छोड़कर ईमानदारी से बताए, क्या आप वाकई बच्चों को मारने की योजना बना रहे हैं? माइकल ने पूछा। हेमोन माइकल को जवाब देने में हिचकिचाया क्योंकि वह बच्चों का हत्यारा नहीं था। अवचेतन रूप से हेमोन जुड़वां बच्चों और अन्य बच्चों से जुड़ा हुआ था। उसका गुस्सा तन्नातर की ओर था, न कि मासूम बच्चों और अन्य लोगों की ओर। हेमोन माइकल की तरह हत्यारा नहीं था। उसने विक्टोरिया के परिवार में बच्चों को छोड़कर सभी को मार डाला क्योंकि उसने युद्ध से पहले उन्हें दूर भेज दिया था। पिछली बार जब माइकल ने सुना था, नूह ने हर महाद्वीप पर बच्चों के लिए एक अनाथालय बनाया था। माइकल जितना नोआह से एक धर्मी व्यक्ति होने के कारण नफरत करता था, उतना ही वह नोआह के नेतृत्व और पहलों, जैसे कि अनाथालयों के लिए उसकी प्रशंसा करता था। वह वास्तव में गार्जियन गिल्ड को बेहतर रास्ते पर ले जा रहा था। अफसोस कि उनका अंतिम लक्ष्य माइकल से लड़ना था, जिसका परिणाम केवल मृत्यु ही होगी। तुम्हारी हिचकिचाहट ही जवाब है, हेमन। तुम अपना बदला ले सकते हो। मैं तुम्हें मारने नहीं जा रहा हूं, लेकिन माइकल कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। मैं एल्विन रून लूंगा, माइकल ने कहा। माइकल ने अपने चेहरे के सामने अपने हाथ हिलाए। हेमन को आश्चर्य हुआ, उसका चेहरा बदल गया, एल्मर जैसा दिखने लगा। एल्मर, हेमन ने बड़बड़ाया। एक पल के लिए हेमन को लगा कि डार्क लॉर्ड ने एल्मर का चेहरा ले लिया है। हालांकि उसने धीरे धीरे बिंदुओं को जोड़ा और महसूस किया कि डार्क लॉर्ड एल्मर था। अपने हाथ की एक और लहर के साथ माइकल ने अपना चेहरा बदलकर दूसरे एल्फ जैसा दिखने लगा। एल्मर मर चुका है, माइकल ने कहा। अब अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाओ। जैसा कि मैंने पहले कहा, मैं बहुत धैर्यवान व्यक्ति नहीं हूं। जेनेरिक परिवार की हवेली मवारियन के बाहरी इलाके में स्थित थी। बाहर से देखने वाले को यह हवेली प्रतिष्ठित पड़ोस में किसी भी अन्य हवेली जैसी ही लगती। ठोस कंक्रीट की दीवारों में बड़ी बड़ी पर्दों वाली खिड़कियां और छत पर जली हुई चांदी की टाइलें, पत्थर की मूर्तियां और एक बड़ा धातु का गेट प्रवेश द्वार की रखवाली करता था। एक ताज़ा कटा हुआ लॉन, फूलों की झाड़ियां और एक सामान्य गर्मी के दिन एक फव्वारे की सतह से परावर्तित होने वाली धूप। एक अच्छी तरह से बनाए रखा बजरी का रास्ता स्वचालित दोहरे दरवाजों की ओर जाता था। अंदर कई अमूल्य कलाकृतियां गर्व से रखी हुई थीं। कई कमरों में से एक में घर के नेता तन्नातर जेनेरिक अपनी लकड़ी की मेज पर स्क्रॉल के ढेर को छान रहे थे। लकड़ी के बक्से छत के सामने ऊंचे रखे हुए थे और जो कुछ अनपैक किए गए थे उनका सामान पूरे कमरे में बिखरा हुआ था। भारी धूल भरी हवा ने क्षेत्र को मंद कर दिया। अपने कमरे के बाहर जेनेरिक परिवार किसी भी अन्य सामान्य दिन की तरह अपने जीवन में व्यस्त था। तन्नातर जेनेरिक एक सौम्य दिखने वाला योगिनी था जिसकी नीली आंखें और लंबे सुनहरे बाल थे। 100 साल पहले एक साहसी व्यक्ति के रूप में सेवानिवृत्त होने के बावजूद उसके पास अभी भी 1 इंच वसा के नीचे मांसपेशियां थीं। कोई भी उसकी गर्दन के किनारे पर गहरे निशान को आसानी से देख सकता था। तन्नातर को अपने स्टोर रूम में अकेला रहना पसंद था। इस कमरे में केवल वह और हजारों स्क्रॉल थे जिनमें से कोई भी उसकी लंबी खोज का उत्तर छिपा सकता था। केवल एक स्क्रॉल उठाकर उसे खोला, उसकी सामग्री पढ़ी और निराशा की एक झलक के साथ उसे फेंक दिया। जैसे ही उसने ये चक्र दोहराया, उसने कमरे के बाहर भारी बूटों की आवाज़ सुनी। मेरे प्रभु, किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। तन्नातर ने कर्कश आवाज़ में एक तत्परता और घबराहट महसूस की। उसकी आंखों में क्रोध की चमक थी। उसे इस कमरे में सौम्य अशांति से नफरत थी। मेरे प्रभु, आपको ये देखना चाहिए। ये जुड़वां बच्चों के बारे में है। जैसे ही तन्नातर ने ये शब्द सुने, उसकी आंखों में गुस्सा गायब हो गया। तन्नातर ने अपने हाथ हिलाए क्योंकि दरवाजे पर कई रून चमक रहे थे। जल्द ही ये रून गायब हो गए, जिससे दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुल गया। मेरे प्रभु, एक सैनिक कमरे में भागा और घुटनों के बल बैठ गया। उसने तन्नातर की ओर एक स्क्रॉल बढ़ाया। स्क्रॉल पर खून के धब्बे देखकर तन्नातर ने तुरंत भौहें सिकोड़ लीं। तन्नातर ने स्क्रॉल उठाया और उसमें लिखी बातें पढ़ने के लिए उसे खोला। स्क्रॉल पढ़ते समय तन्नातर का शरीर कांप उठा। वह अपने पीछे कुर्सी पर गिर पड़ा। तन्नातर ने मेज पर जोरदार प्रहार किया, जिससे सैनिक का शरीर हिल गया। स्क्रॉल का पहाड़ टूटकर गिर गया, जिससे कमरा और भी गंदा हो गया। मुझे बक्सा दिखाओ। तन्नातर खड़ा हो गया। वह सैनिकों के पीछे पीछे सामने के लॉन में गया, जहां उसने देखा कि कई सैनिक और परिवार के सदस्य उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हुए हैं। एक तरफ हटो, भगवान, तन्नातर यहाँ हैं। सभी लोग एक तरफ हट गए। रास्ता बनाते हुए तन्नातर को जमीन पर पड़े लकड़ी के बक्से के पास ले गया। बक्से के चारों ओर खून की बदबू आ रही थी। सैनिकों ने पहले ही बक्सा खोल दिया था। जब वह बक्से के पास पहुंचा तो तन्नातर ने एक कटा हुआ सिर देखा जिसकी आंखें खुली हुई थीं और वह उसे घूर रहा था। ये साइरन है, मेरे प्रभु, तन्नातर को यहाँ लाने वाले सैनिक ने कहा। साइरन हेमोन के निजी रक्षकों में से एक था।
ये नोट बक्से में था मेरे प्रभु। दूसरे सैनिक ने तन्नातर को खून से सना हुआ नोट थमा दिया। अगर तुम अपने बच्चों को जिंदा देखना चाहते हो और बक्सों में सिर के रूप में नहीं, तो सुनसान पहाड़ पर आओ। तन्नातर ने नोट पर लिखे शब्दों को पढ़ा। उसकी आवाज़ कांप उठी। उसे एहसास होने लगा कि उसके बच्चों का धीरे धीरे अपहरण हो रहा है। सिर्फ नोट पर लगे खून ने ही तन्नातर को अंदर तक हिला दिया। उस पल वह एक अनुभवी साहसी या नेता के रूप में नहीं बल्कि एक पिता के रूप में सोच सकता था। वह अपने चारों ओर अपनी दृढ़ दीवार को बनाए रखने में विफल रहा। अपने बच्चों के खतरे में होने के बारे में सोचते ही दीवार ढह गई। कुछ पलों के लिए उसका दिमाग खाली हो गया। महाराज, नोट में क्या लिखा है? एक सिपाही ने चिंता से पूछा। सिपाही के शब्दों ने तन्नातर को उसकी हैरानी भरी स्थिति से बाहर निकाला। हमारे आदमियों को इकट्ठा करो, हम सुनसान पहाड़ पर जा रहे हैं। तन्नातर ने अपने आदमियों को आदेश दिया। भगवान तन्नातर, क्या हुआ? इस सब का क्या मतलब है? उसके एक मुख्य परिवार के सदस्य ने तन्नातर से पूछा। वोरोन और ईवा। तन्नातर के शब्द उसके गले में फंसी गांठ से बाहर नहीं आ रहे थे। उनके साथ क्या हुआ? कल्पित बौने घबरा गए। उनका अपहरण कर लिया गया था। तन्नातर ने मुश्किल से अपने शब्द पूरे किए, जिससे सभी अंदर तक हिल गए। जब तन्नातर और अन्य लोग सामने के लॉन में इकट्ठे हुए तो हेमोन एक गुप्त रास्ते से हवेली में दाखिल हुआ, जो केवल बुजुर्गों को ही पता था। माइकल हेमोन के साथ उसके निजी रक्षक के रूप में था। माइकल हेमोन के पीछे पीछे एक मंद रोशनी वाले भूमिगत मार्ग के पीछे गया। तिजोरी बस कोने के पास है, हेमोन ने कहा। माइकल ने हेमोन का पीछा किया जब तक कि वह किसी तरह की चांदी की धातु से बने एक विशाल दरवाजे तक नहीं पहुंच गया। दरवाजा अनगिनत नट और बोल्ट से बना था। इन तंत्रों के ऊपर माइकल ने अनगिनत रूनों को महसूस किया। हेमोन स्टील के दरवाजे से 1 मीटर पहले रुक गया। उसने चारों ओर देखा जैसे कि वह कुछ खोज रहा हो। माइकल की इच्छा थी कि उसके पास सभी रूनों को निष्क्रिय करने की प्रणाली हो। सौभाग्य से माइकल के पास रूनों का एक विशेषज्ञ था। वह लीडर को बुलाने ही वाला था कि हेमोन ने अपनी हथेली उठाई। माइकल ने हेमोन की हथेली पर एक चमकता हुआ रून देखा। किसी कारण से दरवाजे में लगे गियर तेजी से घूमने लगे। इसके अतिरिक्त बर्फीले नीले रंग के रून दरवाजे पर तेज रोशनी बिखेरने लगे। माइकल ने दरवाजे के भीतर इन तंत्रों को घूमते हुए सुना। हेमोन ने धीरे धीरे अपनी हथेली दरवाजे की ओर बढ़ाई। जब हेमोन की हथेली दरवाजे से बस कुछ इंच दूर थी तो एक अदृश्य शक्ति ने उसके हाथ को अपनी ओर खींच लिया। हेमोन का हाथ दरवाजे पर अटक गया। हेमोन चिल्लाया नहीं, लेकिन अपेक्षाकृत शांत लग रहा था। दरवाजे ने उसे उतना नहीं डराया जितना उसके बगल में मौजूद डार्क लॉर्ड ने डराया। हेमन और माइकल ने दरवाज़ा खुलने का इंतजार किया। हालांकि मैक्याहेल बहुत हैरान था और सच कहूं तो चौंक गया था। उसे ऐसा लग रहा था कि हेमन के पास तिजोरी खोलने का कोई तरीका था, फिर भी वह बिना किसी कारण के इंतजार कर रहा था। तुम तिजोरी का दरवाज़ा खोल सकते हो? माइकल ने पूछा। वह हेमन की मूर्खता की पुष्टि करना चाहता था। हाँ, हेमन ने सिर हिलाया। माइकल हेमन के सिर के पीछे थप्पड़ मारने से अपने हाथों को रोक नहीं सका। हेमन बहुत चौंक गया था, लेकिन उसने अपना हाथ दरवाजे पर रखा। तुम्हारे पास तिजोरी का दरवाज़ा खोलने का कोई तरीका था और तुमने अब तक एल्वेन रून नहीं लेने और तन्नातर को मारने का फैसला नहीं किया। माइकल ने पूछा। यह मेरी गलती नहीं है कि वह और उसकी पत्नी लगभग 80 साल तक बच्चा पैदा नहीं कर सके, कम या ज्यादा। हेमन ने कंधे उचका दिए। हेमन को आश्चर्य हुआ। माइकल ने ठहाका लगाया। तो आप भी उनके बच्चों के जन्म का उतना ही इंतजार कर रहे थे जितना कि उनके? यह मज़ेदार है, लेकिन मैं आपके धैर्य की प्रशंसा करता हूँ। माइकल मुस्कुराया। जब हेमन ने डार्क लॉर्ड के चेहरे पर मुस्कान देखी तो वह वाकई हैरान रह गया। उसकी मुस्कान ने हेमन के दिल में इतनी गर्मजोशी भर दी और हेमन को लगभग आश्चर्य हुआ कि आखिर क्यों हर कोई इस आदमी से डरता है। वह मुस्कुराते हुए बहुत दोस्ताना और अच्छा दिख रहा था। माइकल ने डार्क लॉर्ड होने के दबाव को अपने ऊपर हावी होने से रोकने की पूरी कोशिश की। वह अपने पिछले रूप की तरह खत्म नहीं होना चाहता था, जिसे अपनी गलतियों को सुधारने के लिए पूरे ब्रह्मांड को रीसेट करना पड़ा था। कुछ मिनट बाद गिया आखिरकार बंद हो गए क्योंकि माइकल ने देखा कि रून लुप्त हो रहे हैं। माइकल को इस बात की परवाह नहीं थी कि हेमोन ने रून और तंत्र को कैसे निष्क्रिय किया। उसे बस तिजोरी के भीतर एल्वेन रून की परवाह थी। तिजोरी का दरवाज़ा चरमराया। ये धीरे धीरे खुला। 4 संगमरमर की दीवारों से घिरा एक कमरा दिखाई दिया। तिजोरी 1 मीटर मोटी थी। इसका वजन कम से कम 1 टन होगा। माइकल को एहसास हुआ कि विस्फोटकों का उपयोग करके तिजोरी का दरवाज़ा तोड़ने का विकल्प कोई क्यों नहीं चुनता। इसे नष्ट करने के लिए परमाणु बम की आवश्यकता होगी। कमरे के केंद्र में माइकल ने एक ऊर्जा ढाल के भीतर हवा में मडराती हुई एक सुनहरी प्लेट देखी। सुनहरी प्लेट पर एक चमकता हुआ रून था। इसने अचानक ऊर्जा की एक लहर को स्पंदित किया, जैसे कि उसने कुछ महसूस किया हो। उसी समय हेमोन की हथेली पर रून ने एक अलौकिक सीटी की आवाज़ पैदा की। सुनहरी प्लेट हेमोन की ओर बढ़ी, लेकिन ऊर्जा ढाल द्वारा रोक दी गई।
इतने सालों के बाद रून को देखकर हेमोन के पैर जेली में बदल गए। उसने धीरे धीरे एक कदम आगे बढ़ाया। दूसरी ओर माइकल एल्वेन रून की ओर चला गया ताकि उसे ऊर्जा कवच से मुक्त करने का तरीका ढूंढ सके। माइकल की आंखें चमक उठीं। उसने ऊर्जा कवच को शक्ति देने वाले स्रोत का पता लगाने के लिए एक्स-रे विजन को सक्रिय किया। माइकल ने देखा कि सुनहरी प्लेट के नीचे की जमीन से दूसरी तरफ की दीवार में एक बैंगनी गर्मी की लहर चल रही थी। माइकल दीवार की ओर बढ़ा और अपनी उंगलियों को दीवार में घुमाया। उसने दीवार पर एक पल के लिए दस्तक दी ताकि यह पता चल सके कि ये दीवारें कितनी मोटी हैं। माइकल की मुट्ठी के चारों ओर काली लपटें घूम रही थीं। वह दीवार पर मुक्का मारने ही वाला था कि उसने महसूस किया कि कई प्राणी तिजोरी की ओर जा रहे हैं। माइकल धीरे धीरे पार्टी का स्वागत करने के लिए मुड़ा जबकि हेमन धीमी गति से रून की ओर चला। हेमन, अचानक खाली तिजोरी में एक प्रभावशाली आवाज़ गूंजी। आवाज़ ने हेमन को उसकी उलझन से बाहर निकाला। उसका शरीर कठोर हो गया। हेमन धीरे धीरे मुड़ा। हेमन का दिमाग खाली हो गया जब उसने तिजोरी के द्वार पर तन्नातर और उसके शाही रक्षकों को देखा। माइकल को आश्चर्य हुआ कि तन्नातर ने अपने बच्चों को अनदेखा करके तिजोरी में वापस क्यों लौटा जब तक कि उसने अपने हाथ पर चमक नहीं देखी। अगर माइकल को अनुमान लगाना होता तो वह कहता कि तन्नातर के हाथ में एक और रून था। पलक झपकते ही माइकल तन्नातर के पीछे आ गया। सैनिक उसकी गति से चौंक गए। इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर पाते, माइकल ने तिजोरी का दरवाज़ा बंद कर दिया, जिससे तन्नातर उनके साथ तिजोरी में अकेला फंस गया। आमतौर पर दरवाज़ा बंद करने के लिए मंत्र और विशेष सरणियाँ लगती हैं क्योंकि यह बहुत भारी था। लेकिन माइकल के लिए ये स्टील का दरवाज़ा किसी सराय में लकड़ी के दरवाजे से अलग नहीं था। यहाँ तक कि उसके जैसे ही स्तर के अर्धअमरों में भी ऐसी ईश्वरीय शक्ति नहीं थी। उसकी कच्ची शक्ति ईश्वर होने का एक और लाभ थी। तन्नातर चौंक गया। मेरे प्रभु, ये दरवाज़ा खोलो। प्रभु तन्नातर। सैनिक बाहर से चिल्ला रहे थे लेकिन केवल माइकल ही उन्हें सुन सकता था। हेमोन और तन्नातर के लिए ये सब मौन था। इस हेमोन का क्या मतलब है? और यह कौन है? तन्नातर ने माइकल की ओर इशारा किया जो एक सेकंड पहले जहां था वहां वापस आ गया। क्या बकवास है, तुम सुनसान पहाड़ पर नहीं हो? हेमोन ने चौंक कर कहा। रुको, तुम्हें कैसे पता? तन्नातर ने अपने शब्दों को रोक लिया क्योंकि उसे एहसास हुआ। तुमने क्या किया? तन्नातर बेकाबू गुस्से से हेमोन पर टूट पड़ा। उसने हेमोन को उसके कॉलर से पकड़ा और उसे हिलाया। मुझे बताओ कि मेरे बच्चों को ले जाने में तुम्हारा कोई हाथ नहीं था। तन्नातर ने हेमोन पर गुर्राहट की। वह ये विश्वास नहीं करना चाहता था कि हेमोन ने उसे धोखा दिया है। वह हेमोन को लगभग 70 वर्षों से जानता था। तन्नातर हेमोन को अपना परिवार मानता था। हाँ, मैंने उन्हें ले लिया। हेमोन ने दहाड़ते हुए तन्नातर को जमीन पर गिरा दिया। माइकल ने बिना उंगली उठाए उनके झगड़े को देखा। एल्वेन रून वाली सुनहरी प्लेट ने उसका सबसे ज्यादा ध्यान खींचा। उसने प्लेट से परिचित ऊर्जा महसूस की जो माइकल को अजीब लगी। अगर यह ऑफलाइन नहीं होती तो सिस्टम से प्लेट को स्कैन करना आसान होता। चूंकि ऐसा नहीं था, इसलिए माइकल को खुद पर भरोसा करना पड़ा। ऐसा लगभग महसूस हुआ कि सुनहरी प्लेट के भीतर कुछ शक्तिशाली छिपा हुआ था। जब माइकल ने उस पर ध्यान केंद्रित किया तो उसने प्लेट से एक धीमी आवाज़ में दहाड़ सुनी। ये दहाड़ क्रोध से भरी हुई थी, जैसे कि एक घायल जानवर अंदर फंसा हुआ हो। जब तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया तो मुझे कैसा महसूस हो रहा है? हेमोन ने तन्नातर पर झपट्टा मारा इससे पहले कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो पाता। हेमोन तन्नातर के ऊपर चढ़ गया और उसके चेहरे पर मुक्का मारा। तन्नातर ने हेमोन की गर्दन पकड़ी और पलट गया, जिससे हेमोन पर पलटवार हुआ। लेकिन तन्नातर ने हेमोन को मुक्का नहीं मारा। वह गुस्से से ज्यादा हैरान और स्तब्ध था। मैंने तुम्हारे साथ अपने परिवार की तरह व्यवहार किया। तुमने मेरे पूरे परिवार को मार डाला। एक बार फिर हेमोन दहाड़ा। उसने तन्नातर के हाथों को खरोंचा, उसके कपड़े फाड़ दिए। ठीक है, मेरे पास बहुत कुछ है। माइकल ने अपनी आंखें घुमाईं। उसने बस अपना हाथ हिलाया क्योंकि हेमोन और तन्नातर एक दूसरे से दूर भाग गए। वे एक दूसरे के सामने की दीवारों से टकराए। उन्होंने खुद को छुड़ाने की कोशिश की लेकिन एक शक्तिशाली अदृश्य शक्ति ने उन्हें दीवार से चिपका दिया। पहले तुम्हें हेमोन की कहानी सुननी होगी, माइकल ने तन्नातर से कहा। माइकल ने अपनी कलाई हिलाई क्योंकि तन्नातर अपना मुंह नहीं खोल पा रहा था। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसका मुंह बंद रख रहा है। हेमोन, उसे बताओ कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया। अपने सीने से सब कुछ निकाल दो। माइकल ने अपनी नज़र हेमोन की ओर घुमाई। हेमोन को माइकल को बताई गई वही कहानी उगलने में ज्यादा समय नहीं लगा, लेकिन इस बार उसके स्वर में ज्यादा क्रोध और हत्या की मंशा थी। दूसरी बार अपनी कहानी याद करते हुए हेमोन की नाक से खून बहने लगा। तन्नातर की आंखें चौड़ी हो गईं और सदमे से भर गईं। जब हेमोन ने अपनी कहानी खत्म की तो माइकल ने देखा कि तन्नातर की आंखों में पानी आ रहा था। माइकल हैरान था। तन्नातर की आंखें हत्यारे जैसी नहीं लग रही थीं। माइकल ने इतने हत्यारे देखे थे कि उसे पता था कि तन्नातर निर्दोष हो सकता है।
माइकल अब तन्नातर की कहानी सुनना चाहता था, इसलिए उसने हेमोन का मुंह बंद कर दिया और तन्नातर को बोलने दिया। मैंने एडन को नहीं मारा। तन्नातर की आवाज़ लड़खड़ा गई। वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। तन्नातर की आंखों से आंसू बह निकले। हेमोन दहाड़ा, लेकिन उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। उसने इस एल्वेन को मार डाला रून को बचाने के लिए, क्योंकि उसे संदेह था कि कोई इसे चुराने और नापाक उद्देश्यों के लिए इसका इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। तन्नातर ने रोते हुए कहा, अब यह एक मोड़ है। मैकेहेल की भौहें ऊपर उठीं। मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त की हत्या करने के बजाय मरना पसंद करूंगा। अगर एडन मेरी जान चाहता तो मैं उसे खुशी खुशी दे देता, तन्नातर ने कहा। माइकल ने एक गहरी सांस ली। उसने हेमन की ओर देखा। लगता है कि तुम कहानी का उसका पक्ष जानना चाहते हो। ईमानदारी से कहूं तो माइकल हेमन से ज्यादा कहानी का तन्नातर का हिस्सा जानना चाहता था। उसने एल्मर के रूप में जेनरिक परिवार में 1 साल बिताया, इसलिए माइकल को जेनरिक परिवार के प्रति थोड़ी दया महसूस हुई। साथ ही उसे लगा कि हेमन के कार्य कुछ हद तक उचित थे, ये जानने के बाद कि तन्नातर ने हेमलेट के साथ क्या किया। हालांकि माइकल के विचार तब बदल गए जब तन्नातर ने एडन हेमलेट को मारने और एल्वेन रून चुराने से पूरी तरह इनकार कर दिया। आपके बच्चे सुरक्षित हैं, बस उसे अपनी कहानी का पक्ष बताओ, माइकल ने तन्नातर से कहा। तन्नातर ने किसी कारण से इस पूर्ण अजनबी पर विश्वास कर लिया। कुछ गहरी सांस लेने के बाद तन्नातर ने बताना शुरू किया कि ओज महाद्वीप से अवोर के लिए प्रस्थान करने से पहले एडन और उसके बीच क्या हुआ था। तन्नातर की कहानी पूरी तरह से हेमोन की कहानी के हिस्से का खंडन करती है। उनके अनुसार हेमलेट परिवार के घर के मुखिया एडन हेमलेट ने तन्नातर से एल्वेन रून लेने और अवोर महाद्वीप के लिए रवाना होने के लिए कहा। उन्हें संदेह था कि हेमलेट परिवार के भीतर कोई व्यक्ति एल्वेन रून लेने और इसे किसी और को नहीं बल्कि खुद डार्क लॉर्ड को देने की योजना बना रहा था। कम से कम ये चौंकाने वाला था। माइकल चौंक गया। शुरू में तन्नातर ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, लेकिन एडन ने जोर देकर कहा, जिससे उसके पास कोई विकल्प नहीं था। एक अकेले साहसी के रूप में तन्नातर का तब कोई परिवार नहीं था, इसलिए वह एडन के परिवार को बचाने के लिए एल्वेन रून को ले जाने के लिए सहमत हो गया। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका पूरा परिवार एक ऐसी महामारी से खत्म हो जाएगा जिसका असर केवल हेमलेट्स पर ही पड़ता है। जेनरिक परिवार की स्थापना के बाद तन्नातर ने जीवित बचे लोगों की तलाश बंद नहीं की। दुर्भाग्य से उसे कोई नहीं मिला और उसने निष्कर्ष निकाला कि पूरा हेमलेट परिवार खत्म हो गया है। तो आदेश का कोई व्यक्ति हेमलेट्स के साथ रह रहा था। माइकल ने आह भरी। उसे पता था कि वह हेमलेट्स को होने वाली अजीब बीमारी से मर सकता है, लेकिन माइकल यह नहीं समझ पाया कि एडन को आदेश के सदस्य की योजना के बारे में कैसे पता चला। माइकल ने यह मानने से इनकार कर दिया कि वे इतने लापरवाह थे कि एडन को अपनी योजना के बारे में पता चल गया। आदेश के सदस्य बेहद सतर्क और चालाक थे। वे गार्जियन गिल्ड या स्काईहॉल द्वारा खोजे जाने के बिना सदियों तक जीवित रहे। तो एक परिवार का मात्र स्वामी एडन उन्हें कैसे ढूंढ सकता था। कुछ ने माइकल को बताया कि कहानी में हेमोन और तन्नातर द्वारा बताई गई बातों से कहीं ज्यादा कुछ था। दुर्भाग्य से माइकल को संदेह था कि उनमें से कोई भी एडन के फैसले के पीछे की पूरी कहानी जानता था। नया साल मुबारक हो मेरे प्यारे पाठकों। आप सभी को मेरा छोटा सा उपहार। मैं 5 जनवरी 2023 को 5वें अध्याय का सामूहिक विमोचन करूंगा। भगवान से आपको सभी आशीर्वाद प्राप्त हों। तन्नातर और हेमोन दोनों एक दूसरे की कहानी सुनकर सदमे में थे। उनमें से कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि दूसरे ने इतने सालों में क्या क्या सहा है। माइकल को तन्नातर की कहानी पर उतना ही विश्वास था जितना उसे हेमोन की कहानी पर। जब वे चुप थे, एक दूसरे को घूर रहे थे, माइकल ने दीवार पर मुक्का मारा। धूल और छत के टुकड़े गिरने से पूरी दीवार हिल गई। तन्नातर ने माइकल पर चिल्लाया, लेकिन उसने एल्फ को अनदेखा किया और दीवार पर मुक्का मारना जारी रखा। दीवार कम से कम 2 या 3 मीटर चौड़ी थी। आमतौर पर दीवार को भेदने के लिए विशेष उपकरण और रून की आवश्यकता होती है, लेकिन माइकल के लिए उसकी मुट्ठी ही काफ़ी थी। ऊपर से धूल गिरने से तिजोरी हिलती रही। रुको, तन्नातर ने माइकल पर चिल्लाया। दीवारों का निर्माण करने वाले व्यक्ति के रूप में तन्नातर को पता था कि माइकल उस निश्चित स्थान पर दीवार पर मुक्का क्यों मार रहा था। दीवार में छेद करने के बाद माइकल ने दीवार के भीतर चमकता हुआ एक नीला रून देखा। माइकल ने अपनी हथेली खोली और रून की ओर काली लपटों की एक धारा निकली। काली लौ की चिलचिलाती गर्मी में रून फीका पड़ गया। जैसे ही रून गायब हुआ, एल्वेन रून के चारों ओर की ढाल टिमटिमाने लगी। इसकी चमक थोड़ी कम हो गई। माइकल ने और रूनों के लिए कमरे को स्कैन किया। उसने 3 और रून गिने। हेमोन, वह कौन है? तुम्हें उसे रोकने के लिए कहना होगा, तन्नातर ने हेमोन पर चिल्लाया। मैं नहीं कर सकता, हेमोन ने अपना सिर हिलाया। हेमोन का दिमाग गड़बड़ा गया था। तन्नातर की कहानी सुनने के बाद वह जो कुछ भी मानता था वह सब झूठ निकला। उस पर हेमोन का पूरा जीवन व्यर्थ लग रहा था। उसे एल्वेन रून की कोई परवाह नहीं थी।
इस बीच माइकल दूसरी दीवार पर पहुंच गया और पहले की तरह उस पर मुक्का मारने लगा। सैनिकों ने बाहर से तिजोरी का दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की। माइकल ने उन्हें एक दूसरे पर चिल्लाते हुए सुना, घेराबंदी मशीनों का उपयोग करके अपना रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे थे। एक बार फिर माइकल ने दीवार के भीतर एक रून देखा। उसने बस अपनी काली लपटों से रून को नष्ट कर दिया। ढाल टिमटिमा रही थी क्योंकि उसकी चमक मंद और मंद होती जा रही थी। तन्नातर ने दीवार से उसे बांधने वाली अदृश्य शक्ति के खिलाफ संघर्ष किया, लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वह बच नहीं सका। उसने एक जादू करने की भी कोशिश की, लेकिन असफल रहा। बल ने उसे अपना जादू पूरा करने से रोक दिया। दूसरी ओर माइकल ने तन्नातर और हेमोन को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। जब माइकल ने आखिरी रून को ढकने वाली दीवार पर मुक्का मारना शुरू किया तो तन्नातर ने उस पर जितना हो सके उतनी जोर से चिल्लाया। माइकल ने दो मुखों से रून को विस्फोट करने के लिए पर्याप्त गहरा छेद बनाया। उसकी मुट्ठी खून से लाल हो गई। मुक्का मारने से उसकी मुट्ठी में चोट लगी, भले ही उसकी मुट्ठी काली लपटों से ढकी हुई थी। अगर कोई और दीवार पर मुक्का मारने की कोशिश करता तो उसका हाथ टूट जाता। आखिरी रून में लाल रंग की हल्की चमक थी। पहले की तरह माइकल ने अपनी काली लपटों से रून को नष्ट कर दिया। काली लपटें सांप की तरह रून के चारों ओर लिपट गईं और उसे वाष्पीकृत कर दिया। अंत में एल्वेन रून के साथ सुनहरी प्लेट को ढकने वाली ढाल जमीन पर गिर गई। माइकल ने सुनहरी प्लेट तक अपना रास्ता बनाया और उसे जमीन से उठा लिया। सुनहरी प्लेट में अजीब ऊर्जा का संचार हुआ। अचानक भूरे रंग की ऊर्जा के एक शक्तिशाली विस्फोट ने माइकल को उड़ा दिया। माइकल चौंक गया। वह अपने पीछे की दीवार पर उड़ गया और जोर से दीवार से टकराया। उसके हाथ सुन्न हो गए। माइकल ने जल्दी से खुद को संभाला और देखा कि सुनहरी प्लेट से बैंगनी रंग की लौ की एक किरण निकल रही है। एक आदिम लौ और भी चमकीली हो गई। माइकल को आश्चर्य हुआ कि लपटों ने हवा में एक खौफनाक स्माइली चेहरा बना दिया। मानो अंधेरे की लपटों में अजीब आदिम लौ के प्रति किसी तरह की दुश्मनी थी। माइकल के शरीर से काली लपटें निकलीं। काली लपटों ने एक दूसरी दुनिया की फुफकार पैदा की। माइकल को लगा कि दोनों लपटें एक दूसरे को मारना चाहती हैं। वह सचमुच इस नई आदिम लौ के प्रति डार्क लपटों की नफरत को महसूस कर सकता था। माइकल ने किसी तरह इसे अवशोषित करने के लिए बैंगनी लौ पर हमला किया। हालांकि बैंगनी लपटें माइकल पर टूट पड़ीं। वह जल्दी से कूद गया, लौ की लहरों से बचने के लिए हवा में उछलने लगा। उसने तुरंत अपने आसपास के समय को धीमा करने के लिए सिलेन का इस्तेमाल किया। वह बैंगनी लौ को पकड़ना चाहता था। हालांकि आदिम लौ जादू से प्रभावित नहीं हुई। यह ऊपर की ओर उड़ गई, छत को भेदते हुए मानो वह किसी रूप से बनी हो। माइकल छेद के ठीक ऊपर उतरा। उसने छेद की तरफ देखा तो उसे आसमान के अलावा कुछ नहीं दिखाई दिया। आदिम ज्वाला मनों में घुस गई और उड़ गई। लानत है इस सिस्टम पर, माइकल ने सिस्टम को कोसा। अगर यह ऑनलाइन होता तो माइकल आदिम ज्वालाओं को अवशोषित कर सकता था। चूंकि आदिम ज्वालाएं अपने मेजबान को एक संवेदनशील प्राणी के रूप में चुनती हैं, इसलिए माइकल को लग रहा था कि ज्वालाएं एक उपयुक्त मेजबान की तलाश में हैं। आखिर इस अंदर आदिम ज्वाला क्या कर रही थी? माइकल ने उस सुनहरे प्लेट को उठाया जिस पर एल्वेन रून था। आदिम ज्वाला के भाग जाने के बाद एल्वेन रून ने कोई शक्तिशाली ऊर्जा तरंगें नहीं फैलाईं। माइकल ने एल्वेन रून को अपने स्पेस रिंग के अंदर रख दिया और फिर अपनी नज़र वापस हेमोन और तन्नातर पर घुमाई। क्या तुम्हें पता था कि वह क्या था? माइकल ने उनसे पूछा। वे भी माइकल की तरह ही भ्रमित दिख रहे थे। उसने आह भरी। वह हेमोन की ओर चल पड़ा। वह सच कह रहा था। तुमने जो ज्वाला देखी थी उसमें शक्तिशाली ऊर्जा विकिरण था। तुम्हारे परिवार ने इस विकिरण में सालों बिताए थे, इसलिए जब उसने इन ज्वालाओं वाली सुनहरे प्लेट को उठाया तो ऊर्जा विकिरण गायब हो गया। तुम्हारे शरीर और आत्मा इस ऊर्जा विकिरण के बिना जीने के लिए अनुकूल नहीं हो सकते थे। इसलिए बीमारी, सीधे शब्दों में कहें तो असली अपराधी सोने की प्लेट में फंसी लपटें हैं, माइकल ने हेमन को समझाया। हालांकि हेमन की आंखों में संदेह की चमक थी। ये समझ में आता था। आखिरकार हेमन ने अपना पूरा जीवन यह मानते हुए बिताया कि तन्नातर ने उसे और उसके परिवार को धोखा दिया है। इस तरह की नफरत कुछ शब्दों से इतनी आसानी से दूर नहीं होगी। आपने बहुत पहले एक परिवार खो दिया था, लेकिन यहाँ एक नया परिवार पाया है। अब तुम्हारे पास बदला लेने का कोई कारण नहीं है, माइकल ने कहा। आमतौर पर माइकल सलाह देने या किसी और के काम में अपनी नाक घुसाने से बचता था, लेकिन माइकल 1 साल तक हेमोन और जेनरिक परिवार के साथ रहा। उसके मन में उनके लिए एक नर्म जगह थी। मैक्सिम और उसके परिवार के विपरीत तन्नातर ने हेमोन के साथ कुछ गलत नहीं किया। माइकल चाहता था कि हेमोन अपने नए जीवन को अपनाए और व्यर्थ के गुस्से को छोड़ दे। तन्नातर की आंखों में नजर आने से लगता था कि वह हेमोन ने जो किया उसे भूलने और माफ करने को तैयार था। सवाल ये था कि क्या हेमोन बदलेगा? माइकल ने अपने हाथ हिलाए क्योंकि तन्नातर और हेमोन दोनों दीवार से गिर गए। उन्होंने भारी सांस ली। माइकल ने अपनी नज़र तन्नातर की ओर घुमाई।
मैं तुमसे एल्वेन रून ले लूंगा, माइकल ने कहा। तुम नहीं ले सकते। इसे वापस दे दो। तन्नातर बिना कुछ सोचे माइकल पर टूट पड़ा। माइकल ने बस अपना हाथ उठाया, जिससे हवा की एक लहर तन्नातर को गिराने लगी। हवा के झोंके ने तन्नातर को दीवार पर फेंक दिया। तन्नातर दर्द से कराह उठा। उसने खून भी खांसा। अगर माइकल ने अपनी शक्ति को नहीं रोका होता तो हवा की एक साधारण लहर तन्नातर को मार सकती थी। अपने द्वारा परिष्कृत की गई गोलियों और औषधियों से अपने शरीर को शुद्ध करने के बाद उसकी शक्ति आसमान छू गई। इसने माइकल को भी डरा दिया। उसे वास्तव में अपने दुश्मनों को गलती से मारने से बचने के लिए ज़्यादातर समय खुद को रोकना पड़ा। हेमोन ने एक उंगली भी नहीं उठाई। माइकल ने हेमोन की आंखों में छिपी नफरत को देखा और अंदर ही अंदर आहें भरी। कुछ भी बेवकूफ़ी मत करो तन्नातर। मैं ये रून लेकर शांति से चला जा सकता हूँ या फिर तुम्हारे पूरे परिवार का कत्ल करने के बाद इसे ले सकता हूँ। चुनाव तुम्हारा है। माइकल की कलाई के चारों ओर बिजली चमक उठी। तन्नातर के परिवार का नाम सुनते ही वह पीछे हट गया। यह एल्वेन रून तुम दोनों के लिए बोझ था। खुश रहो कि मैं इसे तुम्हारे हाथों से ले रहा हूँ। मुझे तुम सबको मारने के लिए मजबूर मत करो, माइकल ने तन्नातर को धमकाया। माइकल द्वारा छोड़े गए आभा से तन्नातर डर से कांप उठा। योगिनी के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। इस बीच हेमन एक मूर्ति की तरह वहां खड़ा था और डार्क लॉर्ड के जाने का इंतजार कर रहा था। हेमन, माइकल ने अपना सिर घुमाया। उसने माइकल को देखा लेकिन सीधे आंख से आंख मिलाने से परहेज किया। अचानक माइकल ने हेमन को पकड़ लिया और उसकी गर्दन से उसे उठा लिया। तन्नातर का दिल धड़क उठा। वह माइकल की ओर झपटा। उसे जाने दो। तन्नातर ने माइकल के हाथ खींचे। क्या मैं तुम्हारे लिए उसे मार दूं हेमन? माइकल ने हेमन से पूछा। जब तन्नातर ने ये शब्द सुने तो वह डर के मारे मैकेहेल से दूर हट गया। हेमन ने माइकल को तुरंत जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने कुछ पलों के लिए रुककर नहीं कहने में संकोच किया। कुछ लोग कभी नहीं छोड़ते। माइकल ने हेमन को दूर फेंक दिया। माइकल ने बस अपनी उंगली उठाई और एक सुनहरी बिजली का बोल्ट उसकी उंगलियों से निकला। पलक झपकते ही बिजली का बोल्ट सीधा चला गया हेमोन के सिर के माध्यम से। चूंकि हेमोन बहुत कमजोर था इसलिए उसका पूरा शरीर हवा में लाल धुंध में बदल गया। खून पूरे कमरे में फैल गया जिससे दीवारें और फर्श लाल हो गए। तन्नातर का दिमाग खाली हो गया। जमीन पर एक भी मांस का टुकड़ा नहीं गिरा। छत से धीरे धीरे खून टपक रहा था। लाल धुंध के शांत होने के बाद तन्नातर को होश आया। क्यों? तुमने उसे क्यों मारा? तन्नातर ने माइकल पर गुर्राते हुए कहा। इससे पहले कि तन्नातर कुछ बेवकूफ़ी कर पाता, मैकेहेल ने अपनी कलाई हिलाई जिससे तन्नातर स्थिर हो गया। तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए उसकी नफरत बहुत गहरी है। जल्दी या बाद में वह पलट सकता था और तुम सभी को मार सकता था। मैंने उसे मार दिया ताकि तुम्हें ऐसा न करना पड़े। वह बदल सकता था। उसे बस समय चाहिए था। तन्नातर ने माइकल पर चिल्लाया। दबे हुए गुस्से और क्रोध के कारण उसकी आंखें खून से लाल हो गईं। जिंदगी इंद्रधनुष और गेंडा नहीं है तन्नातर। अगर वह बदल गया, जो मुझे नहीं लगता कि वह बदलेगा, तो आप सब फिर से एक परिवार बन जाएंगे। लेकिन अगर वह नहीं बदला तो क्या होगा? अगर वह अभी भी तुम्हें चोट पहुंचाना चाहता है तो क्या होगा? फिर तुम्हारे पास साथ रहने के लिए कोई परिवार नहीं होगा, माइकल ने कहा। तन्नातर ने अपना सिर हिलाया। ये तुम्हारा फैसला नहीं था। तुम कौन होते हो ये तय करने वाले कि वह जीवित रहेगा या नहीं? तुम कोई भगवान नहीं हो। तन्नातर ने जितना हो सका चिल्लाया। मैं भगवान हूँ, माइकल ने बस इतना कहा। उसने तन्नातर को ये समझाने में अपना समय बर्बाद नहीं किया। हो सकता है कि एल्फ ने उससे कोई दुश्मनी रखी हो, लेकिन माइकल जानता था कि उसने सही काम किया है। पिछले 1 साल में जेनेरिक परिवार ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे वह उनका अपना हो। माइकल उनके प्रति आभारी महसूस करता था। उसने जेनेरिक परिवार के अस्तित्व को सुनिश्चित करके अपना कर्ज चुका दिया। अगर तुम मुझसे मुकाबला करने जा रही हो तो तुम्हें बहुत कुछ सीखना और सुधार करना होगा, बच्ची, एडेलिया ने कहा। एडेलिया से कई मीटर पहले गया ने गहरी सांस ली। महल के पीछे प्रशिक्षण मैदान में जमीन में कई दरारें थीं। माँ और बेटी की जोड़ी ने दोनों के बीच एक नकली लड़ाई में मुश्किल से खुद को संभाला। हालांकि गया ने अपनी सारी शक्ति लगा दी, लेकिन वह अपनी माँ को नहीं हरा सकी। कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। वह एक देवता है, गया ने गुर्राहट के साथ कहा। यह कोई बहाना नहीं है। वह हमेशा से देवता नहीं था। उसने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत की और संघर्ष किया, एडेलिया ने कहा। नाइटमेयर और वेदोरा एडेलिया और गया को देखकर दंग रह गए। उन्हें पॉपकॉर्न और स्नैक्स का कटोरा नहीं मिला ताकि वे उन्हें झगड़ते और लड़ते हुए देख सकें। नाइटमेयर हंसी जब उसने देखा कि गया अपनी माँ से पिट रहा है। डार्क आर्मी में केवल एडेलिया ही गया को युद्ध में हरा सकती थी। यहाँ तक कि जब एडेलिया ने गया से मुकाबला करने के लिए अपनी साधना को दबा दिया, तब भी उसने बिना पसीना बहाए गया को हरा दिया। मैंने उसे प्रशिक्षित किया। खैर, ज्यादातर, गया ने अपनी आंखें घुमाईं।
जब वह वापस आए तो तुम उसे द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती क्यों नहीं देते? गया ने पूछा। एक बार तुम्हें हारते देखना मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा होगी। तुम चाहते हो कि तुम्हारी माँ डार्क लॉर्ड से लड़े। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हें मुझसे कोई दुश्मनी है, एडलिया ने आह भरी। गया ने आह भरी और तलवार उसके हाथ में फेंक दी। ऐसा नहीं है माँ, गया ने धीरे से मुस्कुराया। गया अपनी माँ के पास जाकर उसे गले लगाने ही वाला था कि तभी बिजली का एक बोल्ट प्रशिक्षण मैदान पर गिरा। गया और एडलिया अचानक बिजली के बोल्ट के प्रहार से चौंक गए। उन्हें आश्चर्य हुआ, उन्होंने माइकल को वहीं देखा जहां बिजली अभी अभी गिरी थी। दुनिया में मेरी दो पसंदीदा महिलाएं कैसी हैं? माइकल ने पूछा और वे सभी माइकल की ओर दौड़ पड़े। नाइटमेयर ने खुद को सिकोड़ लिया और वेदोरा के साथ उस पर कूद पड़ा। नाइटमेयर और वेदोरा ने माइकल को गीले चुंबनों से नहलाया। माइकल को देखे हुए 1 साल हो गया था। माइकल ने अपनी ठुड्डी को रगड़ा और गया की ओर अपनी नज़र घुमाई। उसने अपनी बाहें खोलीं, उसे कसकर गले लगाने का इंतजार करते हुए। गया ने उसे गले लगाया और उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने एक छोटी लड़की की तरह अपना सिर उसके सीने में दबा लिया। कुछ पलों के लिए माइकल इस सामूहिक आलिंगन में रहा। मुझे तुम्हारी याद आई, कमीना, गया ने घुरघुराते हुए कहा। क्या मतलब है? मुझे याद करो। हम 1 हफ्ते पहले ही मिले थे, गया मुस्कुराया। भले ही माइकल जेनरिक परिवार में एल्मर होने का दिखावा करता था, लेकिन वह कभी कभी अंधेरे समुद्र में तैरते पहाड़ पर टेलीपोर्ट करके गया से मिलता था। वह आभारी था कि सिस्टम ऑफलाइन होने पर भी रूनिक टेलीपोर्टेशन काम करता था। एक पल के लिए चुप रहो, गया ने उसे सीने में मुक्का मारा और इस प्यारे पल को जितना हो सके उतना खींच लिया। अंत में 1 या 2 मिनट के बाद एडलिया ने गले लगाने को खत्म करने के लिए अपना गला साफ किया। जब उसने डार्क लॉर्ड की नज़र उस पर पड़ती देखी तो वह सम्मान देने के लिए घुटनों के बल बैठ गई। तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। हम परिवार हैं, माइकल ने कहा। वेदोरा माइकल के कंधे पर कूद गई। 1 साल बाद वेदोरा और नाइटमेयर दोनों आकार और शक्ति में बढ़ गए। वे फ्यूजन चरण तक पहुंचने से बस कुछ ही महीने की साधना दूर थे। मैंने आपके सेवक के रूप में आपकी सेवा करने की कसम खाई थी, इससे बहुत पहले कि आप गया से मिलें, मेरे स्वामी। इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं अपना सिर झुकाऊं और घुटने टेकूं, एडलिया ने कहा। ओह, चलो माँ, उसे आप पर रैंक न खींचने दें और आपको ऐसा न करने का आदेश न दें, गया ने अपनी आंखें घुमाईं। आप ये तब तक कर सकते हैं जब तक हम शादी नहीं कर लेते। उसके बाद आप आधिकारिक तौर पर मेरी सास बन जाएंगी और फिर आपको ये सब बंद करना होगा। क्या आप मुझे आदेश दे रहे हैं, मेरे स्वामी? एडलिया ने चंचल नज़र से पूछा। अभी नहीं, माइकल मुस्कुराया। आखिरकार एडलिया अपने पैरों पर खड़ी हो गई क्योंकि माइकल ने गया को छोड़ दिया। नाइटमेयर माइकल के दूसरे कंधे पर कूद गया और अपनी पूंछ माइकल की गर्दन के चारों ओर लपेट दी। माइकल ने तैरते हुए पहाड़ के चारों ओर देखा और दूरी में महल का निर्माण कार्य देखा। निर्माण स्थल के पीछे झरना गर्भ से तलवार के आकार के पहाड़ की चोटी से बह रहा था। उसने देखा कि पिशाच तैरते हुए पहाड़ पर गश्त कर रहे थे, जैसा कि सेबर ने उन्हें निर्देश दिया था। मोगाशुकु की बदौलत अंधेरा समुद्र माइकल के लिए एक आदर्श सुरक्षित आश्रय बन गया। अपने ऊपर काले तूफानी बादलों और लगातार बिजली के तूफान को देखते हुए माइकल ने सोचा कि क्या वह ब्रह्मांड को रीसेट करने से पहले इस जगह पर रहता था। ये जगह बिल्कुल सही थी। एकमात्र कमी जहाज द्वारा द्वीप पर निर्माण सामग्री ले जाना था। फिलहाल उनके पास लोगों को पहाड़ के अंदर और बाहर जाने देने के लिए पोर्टल थे। हालांकि ये पोर्टल माल और सामग्री को ले जाने में विफल रहे। इस समस्या का समाधान खोजने के लिए उसे सिस्टम की मदद की ज़रूरत थी। वह धीरे धीरे एडलिया और गया के साथ निर्माण स्थल की ओर चला गया। क्या तुम्हें एल्वेन रून मिला? गया ने पूछा। हाँ, माइकल ने कहा। गया को अपनी आवाज़ में एक अजीब सी चिंता महसूस हुई। कुछ हुआ? माइकल ने सिर हिलाया। मुझे एल्वेन रून मिला, लेकिन मुझे एक आदिम ज्वाला भी मिली। माइकल के शब्दों से सभी आश्चर्यचकित थे। क्या तुमने इसे अवशोषित किया? अयाग ने पूछा, केवल ये देखने के लिए कि माइकल ने अपना सिर हिलाया। ये बच गया, माइकल ने कहा। रुको, तुम्हारे पास डार्क फ्लेम है, रोवेना के पास कोल्ड फ्लेम है। मैंने नूह को स्वर्गीय लपटों का उपयोग करते देखा। इससे 3 आदिम लपटें बनती हैं। यह मान लेना सुरक्षित है कि एक लाइट फ्लेम है क्योंकि तुम्हारे पास डार्क फ्लेम है। इसका मतलब है कि जो आदिम ज्वाला तुम्हारी पकड़ से बच गई है वह नरक की लपटें होनी चाहिए, गया ने कहा। माइकल ने भी यही विचार साझा किए, लेकिन एक सवाल माइकल के दिमाग में आदिकालीन ज्वालाओं के बारे में घूम रहा था। अगर नूह के पास स्वर्गीय ज्वालाएं हैं तो प्रकाश ज्वाला किसके पास है? क्या उसे अभी तक कोई मेज़बान मिला है? अगर नूह प्रकाश का देवता है तो प्रकाश ज्वालाएं नूह को चुनेंगी। ऐसा हमेशा नहीं होता, मेरे प्रभु, एडलिया ने बीच में कहा। तुम्हारा क्या मतलब है? अयाग ने अपनी नज़र एडलिया की ओर घुमाई। मान लीजिए कि नूह और तुम्हारे जन्म से पहले किसी ने प्रकाश ज्वालाएं पाली हैं, तो प्रकाश ज्वालाओं को कोई मेज़बान चुनना होगा।
3 चीजों में से एक तो हुआ ही होगा। 1. अभी तक किसी ने प्रकाश ज्वालाएं नहीं पाई हैं और वे अभी भी कहीं फंसी हुई हैं। दूसरा, नूह के पास स्वर्गीय ज्वालाएं और प्रकाश ज्वालाएं दोनों हैं। तीसरा, किसी और ने प्रकाश ज्वालाओं को अवशोषित कर लिया है। माइकल ने चुपचाप एडेलिया की बात सुनी। एडेलिया के साथ समय बिताने के बाद माइकल को पता चला कि गया को अपनी बुद्धि कहाँ से मिली। एडेलिया के पास दिमाग और शक्ति दोनों थी। एक घातक संयोजन। उसने अपनी आंखों से उसे लड़ते नहीं देखा था, लेकिन वह जानता था कि उसकी सेना में हर कोई एडेलिया से उतना ही डरता था जितना कि गया से। तीरों की तलाश कैसी चल रही है? माइकल ने पूछा। जब एडेलिया पहली बार पहाड़ पर आई थी तो उसके पास पहले से ही एक भगवान को मारने वाला तीर था। तब से माइकल ने उसे इन तीरों को और खोजने का आदेश दिया। जाहिर है, इन तीरों को और खोजने के लिए सिस्टम का स्तर बहुत कम था, इसलिए माइकल को पुराने तरीकों पर निर्भर रहना पड़ा। माइकल को नहीं पता था कि कुल 7 तीर थे। नूह ने पहले ही एक तीर ढूंढ लिया था और एडेलिया की बदौलत माइकल के पास एक तीर था, जिसका मतलब था कि 5 और तीर अभी भी मिलने बाकी थे। माइकल जानता था कि जिसके पास ये तीर होंगे उसके पास परम शक्ति होगी। माइकल चाहता था कि अगर ये तीर किसी देवता को मार सकते हैं तो ये उसके पास हों। लेकिन इन तीरों को ढूंढना बेहद मुश्किल साबित हुआ। माइकल ने ये काम अपनी सबसे अच्छी और सबसे शक्तिशाली अधीनस्थ एडेलिया एश्टन को सौंपा। माइकल को स्पेस रिंग में मौजूद तीर के बारे में किसी पर भरोसा नहीं था, यहाँ तक कि एलिडर पर भी नहीं। इसके बजाय उसने सिस्टम के ऑनलाइन होने का इंतजार किया ताकि वह इन तीरों के बारे में और जान सके। माइकल के बिना एक भी दिन नहीं बीता जब उसने इतने लंबे समय तक ऑफलाइन रहने के लिए सिस्टम को कोसा हो। वास्तव में उसे सिस्टम की तीखी टिप्पणियों की कमी खल रही थी, न कि इसकी शक्ति की। मुझे अगले तीर के बारे में कोई सुराग मिल सकता था, लेकिन मुझे कुछ समय चाहिए, एडेलिया ने कहा। एडेलिया की इन तीरों की खोज में सेबर ने सबसे ज्यादा योगदान दिया। बड़ा पिशाच बहुत ही साधन संपन्न था और उसके संपर्क लगभग हर जगह थे। उसकी बदौलत एडेलिया को शैतान के गड्ढे नामक स्थान पर एक प्राचीन कलाकृति के बारे में एक टिप मिली। दुर्भाग्य से वह स्थान संरक्षकों से भरा हुआ था, इसलिए एडेलिया अभी भी संरक्षकों को सचेत किए बिना उस स्थान का पता लगाने की योजना बना रही थी। अब जब डार्क लॉर्ड यहाँ था तो वह उसकी मदद मांग सकती थी। आपको जो भी चाहिए, मैं यहाँ हूँ, माइकल ने कहा। मेरे पास आपके लिए एक आश्चर्य है। गया माइकल का ध्यान भगवान को मारने वाले तीरों जैसी चीज़ों से हटाना चाहता था और उसका मूड हल्का करना चाहता था। उसके पास उसे मुस्कुराने के लिए एकदम सही उपहार था। रास्ता दिखाओ, माइकल ने गया को महल का रास्ता दिखाने दिया। आखिरकार वे सभी निर्माण स्थल पर पहुंच गए जहां कई बौने और ओर्क काम करते थे। जब उन्होंने माइकल को देखा तो वे जल्दी से झुक गए। उनकी आंखें डर और सम्मान से चमक उठीं। गया के अनुसार महल को पूरा होने में कम से कम 2 साल और लगेंगे। सौभाग्य से उन्होंने कुछ कमरों को प्राथमिकता दी, जैसे कि एलिडर की कार्यशाला, स्टोर रूम, माइकल का कमरा और नाइटमेयर का कमरा जहां वेड्रॉ रहता था। बेशक ये कमरे तब तक अस्थायी थे जब तक बौने महल को पूरा नहीं कर लेते। माइकल ने महल की योजना 3 मिलियन बेडेस पॉइंट्स में खरीदी। यह अब तक की उनकी सबसे महंगी खरीद में से एक थी। हालांकि ये पूरी योजना नहीं थी। सिस्टम ने उन्हें महल पर निर्माण करने के लिए विभिन्न रक्षा प्रणालियों के लिए योजनाएं और ब्लूप्रिंट दिए। जब तक माइकल महल को पूरी तरह से पूरा कर लेगा तब तक ये दुनिया का सबसे मजबूत गढ़ होगा। सच कहूं तो माइकल अपने महल को उसके पूर्ण रूप में देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। निर्माण में सर्वोत्तम सामग्री और रून प्राप्त करने के लिए उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने अपना महल बनाने के लिए सबसे अच्छे बौने इंजीनियरों और बिल्डरों का अपहरण कर लिया। पहले तो इन बौनों ने डार्क लॉर्ड के लिए काम करने से इनकार कर दिया, लेकिन कुछ अनुनय और एक आकर्षक वेतन के बाद वे आखिरकार सहमत हो गए। ये गाजर थी, छड़ी उनके परिवार थे। अगर वे माइकल के लिए काम करने से इनकार करते तो गया उनके परिवारों का अपहरण कर लेता और बौनों पर दबाव बनाने के लिए उनका इस्तेमाल करता। सौभाग्य से बौनों ने आसान रास्ता चुना। वे जमीन में एक छेद के माध्यम से महल में प्रवेश करते थे क्योंकि ये कमरे भूमिगत बनाए गए थे। रास्ते मशालों से मंद रोशनी में थे। माइकल ने झूमर के लिए छत में छेद देखा। ओह, मैं बताना भूल गया, मैंने सभी को बैठक के लिए बुलाया था, गया ने कहा। वे कुछ घंटों में यहाँ आ जाएंगे। अच्छा, माइकल ने सिर हिलाकर गया की पहल की सराहना की। माइकल गया के पीछे पीछे उसके कमरे में घुस गया। उसके कमरे में सिर्फ एक काम की मेज थी जिसमें माइकल नए गैजेट बना सकता था। गया और उसके लिए एक क्वीन साइज का बिस्तर और चिमनी के सामने एक सोफा सेट था। लेकिन उस पल वहाँ कुछ था जो लाल कपड़े से ढका हुआ था। माइकल को लाल कपड़े के अंदर जो कुछ भी था उसमें से शक्तिशाली ऊर्जा की तरंगें महसूस हुईं। हालांकि माइकल को पता था कि अंदर क्या है, फिर भी माइकल ने सिर्फ उसकी खुशी के लिए दिखावा किया कि उसे कुछ भी पता नहीं है। वह नाटकीय चाल से उस चीज की ओर चली गई। क्या तुम तैयार हो?
गया ने पूछा। मुझे चौंका दो, माइकल ने कहा। उसने धीरे धीरे लाल कपड़े को हटाया जिससे एक काली धातु की प्लेट दिखाई दी। धातु के टुकड़े के चारों ओर काली बिजली के छोटे छोटे बोल्ट चटक रहे थे। माइकल बिजली की भनभनाहट सुन सकता था। ऐसा लगा जैसे धातु का टुकड़ा माइकल को बुला रहा हो। छोटे छोटे बिजली के बोल्ट माइकल की ओर बढ़े। क्या यह उन कवच के टुकड़ों में से एक है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? सबा ने पूछा। वेदोरा और नाइटमेयर कवच के टुकड़े से महसूस की गई ऊर्जा की मात्रा से भयभीत हो गए। अफसोस की बात है कि यह पूरे डार्क लॉर्ड कवच का सिर्फ एक टुकड़ा था। माइकल ने कवच को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। उसे आश्चर्य हुआ कि कवच ने माइकल को बिजली का झटका दिया। आउच! माइकल ने जल्दी से अपना हाथ कवच से हटा लिया। उसका हाथ सुन्न हो गया। क्या हुआ? गया चौंक गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि कवच उसे सचमुच झटका देगा। किसी को भी इसे छूने मत देना, माइकल ने कहा। उसके शरीर में जाने वाली ऊर्जा के बोल्ट को देखते हुए वह बता सकता था कि इसमें इतनी शक्ति थी कि यह एक सोल रिफाइनर को भी मार सकता था। माइकल ने डार्क कवच में छिपे मंद चमकते रून को देखा। कवच फटा हुआ लग रहा था और उसमें कई दरारें, खरोंच और कट थे। ये स्पष्ट था कि इस कवच ने सैकड़ों लड़ाइयां देखी थीं। माइकल ने फिर से कवच को छूने की कोशिश करने की हिम्मत नहीं की। अजीब! गया ने अपनी ठुड्डी रगड़ी। मैंने सोचा था कि तुम कवच को छू सकते हो क्योंकि यह तुम्हारा है। शायद हमें हर टुकड़ा ढूंढना होगा और इसे फिर से पूरा बनाना होगा। एडेलिया ने अपने विचार साझा किए। एक बार फिर माइकल ने सिस्टम को मिस कर दिया। अगर यह ऑनलाइन होता तो वह आसानी से कवच के टुकड़े को स्कैन कर सकता था और पता लगा सकता था कि इसमें क्या गड़बड़ है। एक बात तो पक्की है, मैं अब इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, माइकल ने आह भरी। कितने टुकड़े हैं? सबा ने पूछा। 6 और टुकड़े, नाइटमेयर ने कहा। जब वे कवच को देख रहे थे तो अजाजल माइकल के पीछे दिखाई दिया। मेरे प्रभु, आप वापस आ गए। माइकल ने पलटकर देखा कि अजाजल ने अपना सिर गहराई से झुकाया हुआ था। अजाजल फ्यूजन स्टेज लेवल 6 पर था। एक बार माइकल अमर अवस्था में पहुंच गया तो अजाजल अर्ध अमर अवस्था तक पहुंचने में सक्षम हो जाएगा। सौभाग्य से अजाजल को स्वर्गीय क्लेश से नहीं गुजरना पड़ा। माइकल को नहीं पता था कि क्यों, लेकिन वह जानता था कि यह अजाजल की राक्षस जाति से संबंधित था। मुझे देखकर खुशी हुई, माइकल ने पूछा और अजाजल ने सिर हिलाया। मेरे प्रभु, आपको देखना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, माइकल ने हंसते हुए कहा। आप इतने मीठे बोलने वाले कब बन गए? क्या आप प्यार में हैं या कुछ और? अजाजल अजीब तरह से मुस्कुराया, बिना ये जाने कि माइकल को कैसे जवाब देना है। प्यार की बात करते हुए रिकी कहाँ है? गया ने अजाजल से पूछा। वह भी लौटा है, अजाजल ने उत्तर दिया। क्या वह अभी भी ओलिविया का पीछा कर रहा है? माइकल ने पूछा। गया ने अपनी भौहें सिकुड़ी। ये इंसानों का पीछा नहीं कर रहा है, वह उससे प्यार करता है, सिवाय इसके कि उसने उसे छोड़ने का फैसला किया, माइकल ने कहा। उसने ओलिविया के उसके पीछे न आने के फैसले को स्वीकार कर लिया होगा, लेकिन वह उससे निराश था। अगर वह इसके विपरीत कहता तो वह झूठ बोलता। पहली बार माइकल ने देखा कि वफादारी का स्तर 90 से 60% तक बढ़ गया। रिकी ही वह व्यक्ति था जो ओलिविया के फैसले से सबसे अधिक प्रभावित हुआ। उसे रिकी पर लगभग दया आ गई। गया ने रिकी से ओलिविया के साथ जाने के लिए भी कहा, लेकिन रिकी ने सम्मानपूर्वक डार्क लॉर्ड का साथ छोड़ने से इनकार कर दिया। कौन जानता था कि रिवर टाउन में माइकल से मिलने वाले गेट गार्ड उसके लिए अपनी जान देने को तैयार होंगे। निश्चित रूप से माइकल नहीं। वे अपने परिवारों को भी अपने साथ ले आए और उन्हें गिसेल में रख दिया। कयस की सहायता से उनके परिवार डार्क लॉर्ड की सुरक्षा में आराम से रहने लगे। तो क्या हुआ? वह अभी भी उससे प्यार करता है और मुझे पता है कि वह भी उससे प्यार करती है, गया ने माइकल से बहस की। उसे डार्क लॉर्ड के साथ झगड़ते देख एडेलिया अंदर ही अंदर हंस पड़ी। शादी से पहले ही वह एक गुस्सैल पत्नी की तरह व्यवहार करने लगी थी। तो तुम मुझे बता रही हो कि वह रिकी के साथ है? माइकल ने शांति से गया से पूछा। नहीं, तो फिर वह उससे उतना प्यार नहीं करती, माइकल ने कहा। जैसे ही गया ने ये शब्द सुने, उसकी आंखों में क्रोध की चमक आ गई। क्या तुम अभी मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हो? वह गुर्राई। हमें जाना चाहिए, एडेलिया ने माइकल के कंधों से नाइटमेयर और वेडोरा को पकड़ लिया। अरे चलो चलते हैं, सब ठीक हो रहा है, अयाग ने एडेलिया पर फुसफुसाया। अजाजल एडेलिया के पीछे पीछे गया और बाहर निकलते समय दरवाज़ा बंद कर दिया। नहीं, माइकल ने अपना सिर हिलाया। दुनिया के किसी भी आदमी की तरह माइकल गया के विचारों को समझने में विफल रहा। वह भगवान हो सकता है, लेकिन फिर भी उसके पास एक महिला को पूरी तरह से समझने की शक्ति नहीं थी। तुम एक पूर्ण गधे हो माइकल, गया ने कहा। वह शायद ही कभी माइकल को उसके पहले नाम से संबोधित करती थी, लेकिन जब भी वह ऐसा करती तो वह माइकल पर भड़क जाती। ठीक है, मैं उलझन में हूँ। ओलिविया के रिकी को छोड़ने का मुझसे क्या लेना देना है? उसने अपना चुनाव किया, इसका सब कुछ तुमसे लेना देना है।
उसने तुम्हारे कारण प्यार के बजाय वफादारी को चुना, डार्क लॉर्ड। तुम ओलिविया को दोष नहीं दे सकते। हर कोई बिना सोचे समझे तुम्हारा अनुसरण नहीं करेगा, गया ने गुर्राते हुए कहा। सभी को लगा कि गया ठंडा है, लेकिन वास्तव में वह सभी अधीनस्थों की परवाह करती थी। जब से ओलिविया ने रिकी को छोड़ा है, वह रिकी को व्यस्त रखकर उस पर नज़र रख रही है। हालांकि गया को रिकी की ओलिविया से गुप्त मुलाकात के बारे में पता था, उसने उसे अनुमति दी। उम्मीद है कि ओलिविया अपना मन बदल लेगी और रिकी को स्वीकार कर लेगी। एक रानी के रूप में अपने विषयों की देखभाल करना उसके खून में था। दूसरी ओर माइकल ने मुश्किल से एक उंगली उठाई। जहां तक उसका सवाल था, ओलिविया ने अपना चुनाव किया और रिकी को उसके फैसले को स्वीकार करना पड़ा और आगे बढ़ना पड़ा। मैं उसे मेरे पीछे आने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। उसने अपना चुनाव किया और उसे आभारी होना चाहिए कि मैंने उसके लिए जो कुछ भी किया था, उसके बाद उसे छोड़कर उसका जीवन समाप्त नहीं किया, माइकल ने कहा। तुम अचानक इतने अजीब क्यों हो रहे हो? माइकल ने पूछा। मैं अजीब नहीं हो रहा हूँ। मैं यकीन नहीं कर सकता कि तुम सोचते हो कि रिकी के मामले में तुम पूरी तरह से निर्दोष हो। तो तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? ओलिविया के पास जाओ और उसे मेरे साथ आने के लिए मजबूर करो। नहीं, गया ने अपना सिर हिलाया। क्या तुम रिकी और उसकी भावनाओं के बारे में सोचना शुरू कर दोगी? भगवान के लिए, उसने तुम्हारे लिए अपने जीवन के प्यार को छोड़ दिया। कम से कम तुम ये तो स्वीकार कर सकती हो कि इस गड़बड़ी में तुम्हारा भी हाथ था, गया ने अपनी आवाज़ उठाई। और तुमने उसके प्यार को पीछा करने की हिम्मत कैसे की? अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो क्या होगा? क्या तुम परवाह करोगी या मुझे जाने दोगी? गया ने माइकल के कंधे पर मुक्का मारा। आखिरकार माइकल को समझ में आने लगा कि गुस्सा कहाँ से आ रहा था। सच कहूं तो माइकल को नहीं पता था कि अगर गया उसे छोड़ दे तो क्या करना चाहिए। हालांकि वह निश्चित रूप से कई लोगों की तरह रोएगा या खुद को नष्ट नहीं करेगा। उसके जाने के बाद वह क्या करेगा, इसकी चिंता करने के बजाय माइकल ये सुनिश्चित करेगा कि वह उसे न छोड़े। सबसे पहले, तुम मुझे नहीं छोड़ोगी और मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। दूसरी बात, हम वे नहीं हैं। हमारे बीच कोई रहस्य नहीं है, सिवाय एक के जिसके बारे में मैंने तुमसे कहा था कि मुझसे मत पूछो, माइकल ने धीरे से उसके कंधे पर अपनी बाँह लपेटते हुए कहा। उसने देखा कि गया अपनी उंगली पर सगाई की अंगूठी घुमा रही है। तुम हमारी तुलना दूसरे जोड़ों से नहीं कर सकती। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि रिकी चाहे तो ओलिविया के साथ जा सकता है? रिकी और ओलिविया दोनों ने अपनी पसंद की है। हम ओलिविया को रिकी के साथ रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। और तुम सही हो, माइकल ने गहरी सांस ली। मेरे कारण उनका ब्रेकअप हुआ। माइकल ने इनकार करने या उससे बहस करने में कोई फ़ायदा नहीं देखा। गया की हरकतों से उसे एहसास हुआ कि वह उससे नाराज़ थी। सच कहूं तो उसका ऐसा होना सही था। जब उसने उससे शादी करने के लिए कहा तो उसने ही उससे शादी करने से इनकार कर दिया था। वह उससे शादी करने से पहले मजबूत बनना चाहता था और अपनी सेना बढ़ाना चाहता था। ये बहुत बुरा था कि उसने जल्द ही कोई बच्चा पैदा करने से इनकार कर दिया, लेकिन शादी को टालना गया के धैर्य को खत्म कर रहा था। अब उसे एहसास हुआ कि गया ने अस्वीकृति को बुरी तरह से लिया था। माइकल उसकी भावनाओं की परवाह करने के लिए बहुत व्यस्त था, जिसका माइकल को पछतावा था। और मैं अब कोई बहाना नहीं बनाने जा रहा हूँ। मैं 6 महीने में तुमसे शादी कर लूँगा। उसी दिन मैं तुमसे पहली बार मिला था, माइकल ने कहा। उसने यह फैसला तुरंत या उसे शांत करने के लिए नहीं लिया था, बल्कि पूरे दिल से लिया था। उसने शादी की बात को काफ़ी देर तक टाला। माना कि माइकल ने शादी से पहले उसे नागालैंड की गद्दी देने का वादा किया था, लेकिन गया को अब गद्दी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे एहसास हुआ कि वह माइकल की तरफ से पूरी दुनिया पर राज कर सकती है। जब वह पूरी दुनिया पर राज कर सकती थी तो उसे एक राज्य से क्यों संतुष्ट होना पड़ा? इसके अलावा गया दुनिया की किसी भी चीज़ से ज़्यादा माइकल से शादी करना चाहती थी। वह उसकी तरफ से रहना चाहती थी, डार्क क्वीन के रूप में नहीं बल्कि उसकी पत्नी के रूप में। गया उसकी बातों से चौंक गया। उसकी आंखें खुशी और आश्चर्य से चमक उठीं। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, माइकल ने उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। वह अब और बहस नहीं करना चाहता था। उसने गया को ज़मीन से उठाया और बिस्तर पर लेटा दिया। कुछ घंटों बाद माइकल अपने डार्क लॉर्ड कवच को पहनकर अपने कमरे से बाहर निकल गया। गया ने जल्दी से अपने बाल बांधे और उसके पीछे मीटिंग हॉल में चली गई। माइकल ने गया से वादा किया कि जब समय आएगा तो वह ओलिविया से बात करेगा और रिकी की खातिर उसे बेहतर तरीके से समझाएगा। उन्होंने बिस्तर पर सब कुछ ठीक किया और अपने सामान्य स्वभाव में लौट आए। आखिरकार अंधेरे रास्तों से गुजरने के बाद माइकल और गया मीटिंग हॉल में पहुंच गए। उसने अंदर लोगों की भनभनाहट सुनी। माइकल ने दरवाज़ा खोलने से पहले कुछ पल बाहर इंतजार किया। पहले की तरह माइकल ने अपना चेहरा छिपाने के लिए कोई मुखौटा नहीं पहना था। 1 साल बाद भी दूसरों को अपना असली रूप दिखाना अजीब लग रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और आखिरकार दरवाज़ा खोला। हॉल के अंदर सभी ने अपनी निगाहें दरवाजे की ओर घुमाईं।
जैसे ही उनकी नज़र उस पर पड़ी, पूरा हॉल शांत हो गया। उसके अधीनस्थों में से हर एक ने आदेशानुसार मीटिंग में भाग लिया। माय लॉर्ड, अज़ाज़ेल माइकल के पास आया। हर कोई यहाँ है, मेरे प्रभु, अज़ाज़ेल ने कहा। तो हम शुरू करेंगे, गया ने कहा। जब हॉल के अंदर सभी ने माइकल को देखा तो वे चुप हो गए। वे जल्दी से अपने घुटनों पर गिरकर अपना सम्मान दिखाने लगे। सैडी की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि घोस्ट इतने समय तक डार्क लॉर्ड था और वह खुद डार्क लॉर्ड के साथ बिस्तर साझा करती थी। ये सोचकर वह दोनों ही भयभीत और अजीब महसूस कर रही थीं। माइकल बीच में लंबी मेज पर चला गया। खोपड़ी और हड्डियों से बना उसका सिंहासन गया के सिंहासन के बगल में सामने की ओर स्थित था। माइकल अपने सिंहासन पर एक पैर दूसरे के ऊपर रखकर बैठ गया। अपनी सीट ले लो, गया ने माइकल के बगल में बैठने से पहले कहा। माइकल के सभी अधीनस्थ अपनी सीट पर बैठ गए। वे लगभग 1 साल बाद माइकल को देखकर सामान्य से थोड़ा अधिक डरे हुए लग रहे थे। उनमें से हर एक ने सुना कि एथलन द्वीप पर क्या हुआ था। बाकी दुनिया की तरह वे भी डरे हुए थे। आखिरकार माइकल ने हाफ इमॉर्टल्स और इमॉर्टल्स का कत्लेआम किया जैसे कि वे कुछ भी नहीं थे। आज तक जब भी कोई माइकल द्वारा एथलन में किए गए कार्यों से डरता है तो माइकल को बदमाश अंक मिलते हैं। इसने माइकल को निष्क्रिय रूप से बदमाश अंक दिलाए। माइकल के अधीनस्थों के अलावा उसने कुछ नए चेहरों को देखा। ये नए चेहरे माइकल के अधीनस्थों के लिए काम करने वाले मंत्री थे। इनमें से कुछ जाने पहचाने चेहरे माइकल को हैरानी और विस्मय से घूर रहे थे। फिलहाल माइकल ने उन्हें अनदेखा कर दिया। हम इस बैठक के बाद नए सदस्यों को आदेश में शामिल करेंगे, गया ने कहा। सब कैसे हैं? माइकल ने अपने अधीनस्थों से पूछा। बहुत अच्छा, ठीक है, आपका धन्यवाद डार्क लॉर्ड, उसके अधीनस्थों ने उसे सम्मान के साथ उत्तर दिया। मुझे ये सुनकर खुशी हुई। मैं 1 साल के लिए चला गया था, इसलिए मैं सुनना चाहता हूं कि आपने उस दौरान क्या किया। माइकल ने अपने अधीनस्थों की ओर देखा। चलो आपसे शुरू करते हैं। टिबेरियस, युद्ध के राजा। माइकल ने अपनी नज़र टिबेरियस की ओर घुमाई। शारीरिक रूप से टिबेरियस स्वस्थ, चमकदार और अधिक मांसपेशियों वाला लग रहा था। उसने योद्धा के बजाय राजा के लिए उपयुक्त फैंसी वस्त्र पहने थे। माइकल और एलिडिर द्वारा बनाया गया साधना उपकरण उसकी कलाई के चारों ओर चमक रहा था। यह उपकरण एक चांदी की कलाई घड़ी जैसा दिखता था जिसके बीच में कुछ चमक रहा था। इसे जटिल भागों और रूनों से बनाया गया था जो आग ऊर्जा क्रिस्टल को शुद्ध ऊर्जा में बदल देते थे और माइकल के अधीनस्थों को शून्य रेखा के भीतर भी साधना करने में मदद करते थे। यह उपकरण सबसे कीमती और शक्तिशाली चीज़ थी जो किसी आदेश के सदस्य के पास हो सकती थी। केवल वे लोग जिन्होंने माइकल के प्रति अपनी वफादारी की शपथ ली थी, उन्हें यह उपकरण मिला। प्रत्येक उपकरण एक आत्म विनाश रून से सुसज्जित था। यदि किसी और के हाथ में यह उपकरण आ जाता तो यह टुकड़ों में फट जाता और पीछे कुछ भी नहीं बचता। अपनी नसों में प्रवाहित होने वाली ब्रह्मांडीय ऊर्जा और कलाई के चारों ओर लगे उपकरण की वजह से टिबेरियस फ्यूजन स्टेज लेवल 5 तक पहुंचने में कामयाब रहा। माइकल टिबेरियस की साधना प्रगति से खुश था। वास्तव में किसी ने उसे निराश नहीं किया। टिबेरियस ने गहरी सांस ली। मैंने आदेश के अनुसार सेना का निर्माण किया है। फ्रीलैंड मेरी शुरुआती उम्मीद से कहीं ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। चूंकि हमने युद्ध का सामना नहीं किया है, इसलिए हमारी सेना में वास्तविक युद्ध का अनुभव नहीं है, टिबेरियस ने कहा। हालांकि उनके पास एक बड़ी सेना थी, लेकिन सेना के ज़्यादातर सैनिक वास्तविक युद्ध में नहीं लड़े थे। वास्तविक युद्ध लड़े बिना वे युद्ध के मामले में अभी भी नौसिखिए ही रहेंगे। दुर्भाग्य से किसी में भी टिबेरियस द्वारा शासित फ्रीलैंड के खिलाफ युद्ध छेड़ने की हिम्मत नहीं थी। सबसे बड़ा कारण गिसेल की शक्ति में तेजी से वृद्धि थी। गया के नेतृत्व और गिसेल को आदेश से मिले संसाधनों ने गिसेल को सीनेट द्वारा शासित किसी भी अन्य राज्य से ज़्यादा मजबूत बना दिया। इसके अलावा मावेन गिसेल का हिस्सा बन गया, जिससे गिसेल दक्षिणी महाद्वीप का सबसे बड़ा साम्राज्य बन गया। दक्षिणी महाद्वीप के 7 राज्यों में से मावेन और गिसेल एक हो गए। परिणामस्वरूप 7 राज्य 6 राज्य बन गए। नाइट के राजा सेबर की मदद से हम प्रीरिड और मिरल के बीच शांति स्थापित करने में सफल रहे। इसलिए हमें प्रीरिड से लड़ने के लिए सेना भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ी, टिबेरियस ने कहा। जनरल क्विंस फेबिया के लिए काम करता था जो सेबर के लिए काम कर रही थी, इसलिए जनरल क्विंस माइकल के अधीनस्थ बन गए बिना उसकी जानकारी के। गया ने क्विंस को आदेश में शामिल करने की बात की क्योंकि वह एक भयंकर योद्धा था और उनके लिए एक मूल्यवान संपत्ति हो सकता था। हालांकि माइकल को क्विंस के बारे में सभी की राय का आकलन करने के लिए समय चाहिए था। उसने आर्या की मातृभूमि पर आक्रमण किया और उन्हें गुलाम बना दिया। साथ ही उसने हाइनबर्ग को मार डाला, जिससे टिबेरियस का क्रोध भड़क उठा। इसलिए वे क्विंस का इतना स्वागत नहीं कर सकते। वास्तव में अगर आर्या या टिबेरियस क्विंस को मरवाना चाहते हैं तो माइकल को आश्चर्य नहीं होगा। उस समय माइकल को क्विंस का जीवन समाप्त करना होगा ताकि उसके अधीनस्थों को नाराज न किया जा सके,
खासकर आर्या को, जिसका जीवन उसके कारण उलट-पुलट हो गया था। क्विवेन, जोरल और नेटिस के लिए। यदि आप इन राज्यों के बारे में नहीं जानते हैं तो इन राज्यों को दक्षिणी महाद्वीप का त्रिशूल कहा जाता है, जो सीनेट के बजाय राजाओं द्वारा शासित होते हैं, गया ने नए लोगों को समझाया। जारी रखें, गया ने टिबेरियस के आगे बढ़ने पर कहा। वे सीनेट द्वारा शासित राज्यों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। अगर मैं ऐसा करूं, डार्क लॉर्ड, सैडी ने अपना हाथ उठाया। मैंने सुना है कि तीनों राजा गुप्त रूप से एक दूसरे से मिले थे। साथ ही मैं अपनी लड़कियों से सुन रही हूं कि प्रत्येक राज्य अपनी सेना और रक्षा को मजबूत कर रहा है, सैडी ने कहा। विस्पर्स की रानी के रूप में उसे सिल्वरमून लड़कियों का उपयोग करके दुनिया में क्या हो रहा है, ये जानने का काम सौंपा गया था। सैडी ने लड़कियों की भर्ती की और उन्हें दुनिया के हर एक राज्य में भेजा ताकि वे रईसों से अफवाहें और जानकारी प्राप्त कर सकें। सिल्वरमून लड़कियां नशे में धुत रईसों से जानकारी और रहस्य इकट्ठा करने में बेहद कुशल थीं। उनके आकर्षण और सुंदरता के तहत रईसों ने अपना मुंह खोला और उनके मुंह से रहस्य नदी की तरह बह निकले। क्या आप जानते हैं कि वे क्यों मिले? गया ने पूछा। अभी नहीं, डार्क क्वीन, लेकिन मैंने अपनी सबसे अच्छी लड़कियों को काम पर लगा दिया है। हमारे पास जल्द ही कुछ होगा, सैडी ने कहा। जैसा कि मैं कह रही थी, वे सीनेट द्वारा शासित राज्यों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। दूसरे शब्दों में, हमारे पास युद्ध करने के लिए कोई नहीं है। एक अप्रयुक्त ब्लेड अंततः कुंद हो जाएगा। इसलिए मैं मरे हुओं से लड़ने का अनुरोध करना चाहता हूं, डार्क लॉर्ड, टिबेरियस ने माइकल से एक असामान्य अनुरोध किया। माइकल ने कुछ क्षणों के लिए टिबेरियस के अनुरोध के बारे में सोचा। वह निश्चित रूप से अपनी सेना को प्रशिक्षित करने के लिए किसी राज्य के खिलाफ युद्ध नहीं कर सकता था। भले ही तीनों राज्य अपनी रक्षा और सेना को मजबूत कर रहे हों, लेकिन यह उनके खिलाफ युद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं था। कभी कभी वे दक्षिणी महाद्वीप में माइकल के अस्तित्व के कारण ऐसा कर सकते हैं। माइकल ने अपनी नज़र मेज पर बैठे ऑक की ओर घुमाई। मैं निश्चित रूप से प्रशिक्षण के लिए कुछ मरे हुओं को छोड़ सकता हूं, डार्क लॉर्ड, लेकिन मैं उन्हें कहां भेजूं? हम दुनिया को अपने मरे हुओं को देखने नहीं दे सकते, दुलार ने कहा। उन्हें कवच से ढक दो, माइकल ने बस इतना कहा। माइकल को गया के शब्द याद आ गए कि उन्हें अपनी सेना के लिए एक समर्पित पॉकेट आयाम मिल गया है, जहां वे प्रवेश कर सकें और प्रशिक्षण ले सकें। दुर्भाग्य से पॉकेट आयाम बनाना इतना आसान नहीं था, यहां तक कि 6 स्टार रन मास्टर के लिए भी। एक बार फिर सिस्टम इस समस्या को हल कर सकता था अगर यह ऑफलाइन न हो, लेकिन अभी के लिए मरे हुओं को कवच से ढकना ही था। मेरे हिस्से के लिए बस इतना ही, डार्क लॉर्ड, टिबेरियस ने कहा। बाद में उसे सेना के बारे में एक रिपोर्ट देना, माइकल ने टिबेरियस के सिर हिलाने पर कहा। टिबेरियस द्वारा अपनी रिपोर्ट समाप्त करने के बाद माइकल ने कोरी की ओर अपनी नज़र घुमाई। दुर्भाग्य से हम युद्ध के राजा के रूप में भाग्यशाली नहीं हैं, कोरी ने आह भरी। हमारे जहाज़ों पर अक्सर गाजियन और कुछ अज्ञात जहाज़ों द्वारा हमला किया जा रहा है। वे हिट एंड रन रणनीति का उपयोग करते हैं। कोरी की आंखें निराशा और क्रोध से जल उठीं। अज्ञात जहाज, माइकल ने अपना सिर झुकाया। वह इन अज्ञात जहाज़ों के विपरीत गाजियन जहाज़ों से आश्चर्यचकित नहीं था। किसी को सबसे अधिक अज्ञात से डरना चाहिए, माइकल ने अपने मन में स्पेक्ट्रे के शब्दों को याद किया। मैंने अपने आदमियों को एक को पकड़ने और उनसे पूछताछ करने का आदेश दिया, लेकिन उन कमीनों ने मेरे आदमियों के उन्हें पकड़ने से पहले ही खुद को मार डाला। उन्होंने जो जहर इस्तेमाल किया, उससे उनके शरीर भी नहीं बचे। जब तक मेरे आदमी वहां पहुंचे, वहां राख के अलावा कुछ नहीं था। माइकल ने इन लोगों के बारे में सुनकर अपनी भौहें सिकोड़ लीं। अगली बार जब आपको इनमें से कोई जहाज दिखे तो तुरंत मुझसे संपर्क करें, माइकल ने कहा। हाँ, डार्क लॉर्ड, कोरी ने सिर झुकाया। क्या कुछ और है? कोरी के चेहरे पर परेशान नजर आने के बाद गया ने पूछा। समस्याओं का वाहक होने के लिए क्षमा करें, डार्क क्वीन, कोरी ने आह भरी। कोई बात नहीं, हम समस्याओं का समाधान खोजने के लिए यहाँ हैं। मुझे बताओ कि तुम्हें क्या परेशान कर रहा है? गया ने पूछा। हमें अपने जहाज़ों के लिए एक सुरक्षित बंदरगाह की ज़रूरत है। मैं सोच रहा था कि अगर हम अपने जहाज़ों को अंधेरे समुद्र में लंगर डाल सकें तो ये बेहतर होगा। फिलहाल बिजली के तूफान और अंधेरे समुद्र में जलवायु ने जहाज़ के लिए तैरते पहाड़ पर जाना असंभव बना दिया था। इसके बजाय कोरी द्वारा बनाए जा रहे सभी जहाज़ उसके द्वीप पर लंगर डाले हुए थे। उसने जितने ज़्यादा जहाज़ बनाए, उसने गार्जियन गिल्ड का उतना ही ज़्यादा ध्यान आकर्षित किया। इसलिए कोरी जहाज़ों के लंगर डालने के लिए एक सुरक्षित जगह चाहता था। डार्क लॉर्ड की जगह से बेहतर जगह और क्या हो सकती है? तो तुम बिजली के तूफान में हमारी मदद चाहते हो? कोरी ने सिर हिलाया और गया ने अपना सिर घुमाया और घोस्ट की प्रतिक्रिया देखी। वह हमेशा की तरह शांत रहा। थोड़ी देर बाद उसने अपना मुंह खोला। थोड़ी देर के लिए जहाज़ों को अपने द्वीप पर ही रहने दो। जब सही समय आएगा मैं तुम्हें बता दूंगा कि कब जहाज़ पर जाना है, माइकल ने कहा। माइकल कुछ समय से अपनी नौसेना सेना को डार्क ओशन में स्थानांतरित करने के बारे में सोच रहा था।
हालांकि डार्क ओशन के मौसम ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। यह एक और समस्या थी जिसे सिस्टम हल कर सकता था। हालांकि वह एक देवता था, लेकिन उसके पास मौसम को नियंत्रित करने की उतनी शक्ति नहीं थी जितनी वह चाहता था। बिजली के तूफान और मौसम ने तैरते हुए पहाड़ को एक अभेद्य किला बना दिया। उन्हें अक्षम करने से वे असुरक्षित हो जाएंगे। इसलिए माइकल जहाज़ों को बिजली के तूफान और मौसम से बचाने का एक तरीका खोजना चाहता था। यहाँ तक कि माइकल का बिग बर्था भी डार्क ओशन के बजाय कोरी के द्वीप पर लंगर डाले हुए था। जब से माइकल जेनरिक परिवार में गया है, उसके पास बिग बर्था को नए हथियारों से लैस करने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। अब जब माइकल ने एल्वेन रून हासिल कर लिया था और सिस्टम की ऑफलाइन अवधि जल्द ही समाप्त होने वाली थी, तो वह आखिरकार जहाज को वह दे सकता था जिसका वह वास्तव में हकदार है। हाँ, डार्क लॉर्ड, कोरी ने सिर झुकाया। क्या आपने महारानी के जहाज देखे हैं? माइकल ने पूछा। किसी कारण से माइकल को अचानक एल्वेन महारानी का ख्याल आया। नहीं, डार्क लॉर्ड, कोरी ने अपना सिर हिलाया। कोरी के बाद माइकल ने एक परिचित चेहरे को देखा। वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। तुम कैसी हो ईव? माइकल ने पूछा। ईव ने उसे कसकर गले लगा लिया होता अगर उसके आसपास भीड़ न होती। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि दुनिया घोस्ट के बारे में क्या कह रही है। उसके लिए वह अकेला व्यक्ति था जिसने उसकी और उसके परिवार की तब मदद की जब उन्हें सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी। वह दुनिया के लिए डार्क लॉर्ड हो सकता है, लेकिन उसके लिए वह उसका सबसे अच्छा दोस्त था। माइकल की गर्म मुस्कान शब्दों से ज्यादा बोलती थी। क्या मुझे तुम्हें बाकी सभी की तरह डार्क लॉर्ड कहकर संबोधित करना चाहिए? ईव ने पूछा। तुम्हें पता है, मैं ऐसा ही करूंगा। आखिरकार मैंने तुम्हारे आदेश में शामिल होने का फैसला किया। माइकल को पता था कि उससे बहस करना ठीक नहीं है। सच कहूं तो वह खुश था कि उसने उसका अनुसरण करने का फैसला किया। उसने उसे अपने परिवार और अपने सभी परिचितों के ऊपर चुना। इस तरह की दोस्ती ने माइकल के दिल को वाकई खुश कर दिया। तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, माइकल मुस्कुराया। कई अधीनस्थों ने पहली बार माइकल को मुस्कुराते हुए देखा। यह अफसोस की बात थी कि ईव कॉस्मिक ऊर्जा को अवशोषित नहीं कर सकी। फिर भी वह माइकल की औषधियों और गोलियों की प्रचुर आपूर्ति के साथ फ्यूजन चरण में पहुंच गई। मुझे अपनी बैठक रोकने मत दो, आगे बढ़ो, ईव ने कहा जब माइकल ने सिर हिलाया और अपनी नज़र गिब्सन की ओर घुमाई। कॉस्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद गिब्सन भी फ्यूजन चरण में प्रवेश करने में सक्षम था। डार्क लॉर्ड, डार्क क्वीन, गिब्सन ने गया और माइकल की ओर झुककर प्रणाम किया। ऑर्डर के मेरे साथी सदस्य, गिब्सन ने धनुष के साथ अन्य सदस्यों के प्रति सम्मान दिखाया। मैं आपके आदेशानुसार दुष्ट समुद्री डाकू जहाज़ों का शिकार कर रहा हूं। चूंकि मुझे आसमान के राजा की उपाधि मिली थी, इसलिए मुझे अपना पहला हवाई जहाज बनाने के लिए पर्याप्त आपूर्ति मिली। यह अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन निर्माण पूरे जोरों पर चल रहा है। अगर मैं पूछूं, डार्क लॉर्ड, मैं चाहता हूं कि हमारा अपना शिपयार्ड हमारे हवाई जहाज बनाए, गिब्सन ने माइकल से अनुरोध किया। गया ने पहले ही उसे बताया था कि गिब्सन एक समर्पित शिपयार्ड की मांग कर रहा था। चूंकि उन्होंने गिब्सन से वादा किया था कि वे उसे वायुसेना की कमान संभालने में मदद करेंगे, इसलिए माइकल को गिब्सन के लिए और अधिक हवाई जहाज बनाने के लिए बाध्य होना पड़ा। लेकिन उन्हें बनाने के लिए उन्हें पानी पर चलने वाले जहाज़ों के निर्माण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शिपयार्ड के बजाय विशेष शिपयार्ड की आवश्यकता थी। सौभाग्य से तैरता हुआ पहाड़ बहुत अधिक भूमि के साथ आया था। माइकल एक हवाई जहाज यार्ड बना सकता था यदि वह गिब्सन को पर्याप्त सोने के सिक्के आवंटित करता। पहला एयरशिप खत्म करो और फिर तुम्हारा अपना एयरशिप यार्ड होगा, माइकल ने कहा। तो क्या तुम कोरी द्वारा बताए गए इन अज्ञात जहाज़ों में से किसी से मिले हो? माइकल ने पूछा। हाँ, डार्क लॉर्ड, लेकिन परिणाम वही थे। फिसलन वाले कमीनों ने खुद को मार डाला और हमारे पहुंचने से पहले ही अपने जहाज में आग लगा दी, माइकल ने अपनी ठुड्डी रगड़ी। जैसा मैंने कोरी से कहा था वैसा ही करो। अगर तुम्हें कोई दिखे तो मुझे तुरंत संपर्क करो, गिब्सन ने सिर हिलाया। माइकल ने फिर सैडी की तरफ देखा क्योंकि वह सुनना चाहता था कि सैडी कैसी है। सैडी ने बोलने से पहले अपना गला साफ किया। मेरे फ्यूजन स्टेज कल्टीवेशन लेवल के साथ मैं अगले संप्रदाय नेता बनने के लिए शीर्ष 5 में हूं, सैडी ने गर्व से कहा। चयन बोर्ड पर कौन है? कोई विचार है? गया ने पूछा। सैडी की आंखें चौड़ी हो गईं। सैडी के लिए डार्क क्वीन की नज़र ही काफ़ी थी कि वह क्या योजना बना रही थी। सैडी अवाक थी, लेकिन डार्क क्वीन की पैनी निगाहों के सामने सैडी के पास उसे सच बताने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बुजुर्ग, संप्रदाय के नेता और सिल्वरमून संस्थापक के पूर्वज, सैडी ने कहा। ये पूर्वज कितना शक्तिशाली है? गया ने पूछा। अमर, सैडी ने कहा। माइकल ने कुछ पलों के लिए सैडी के चयन के बारे में सोचा। हालांकि सैडी एक मूल्यवान संपत्ति साबित हो रही थी, लेकिन अगर वह संप्रदाय की नेता बनती है तो वह उसकी अधिक मदद कर सकती है। अंतिम चयन में जगह बनाने के लिए आप कितने आश्वस्त हैं? माइकल ने पूछा।
सैडी एक पल के लिए हिचकिचाई, जिससे माइकल को पता चला कि वह 100% आश्वस्त नहीं थी। दूसरे शब्दों में, उसे उसकी मदद की जरूरत थी। सैडी को आश्चर्य हुआ जब गया के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। अगला संप्रदाय बनने की सबसे अधिक संभावना किसकी है नेता? गया ने पूछा। क्लारा गेल्जेनिक, गार्जियन गिल्ड उसका समर्थन कर रहा है। तो फिर हमें आपको अगला संप्रदाय नेता बनाने की चिंता करनी चाहिए, गया ने कहा। उसने अपने मन में पहले से ही एक योजना बना ली थी। ये छोटी छोटी बातें माइकल के ध्यान में नहीं थीं, इसलिए उसने गया या किसी और को इसका ध्यान रखने दिया। सैडी के बाद माइकल ने आर्या से बात करने का फैसला किया। जब वह जेनरिक परिवार में था तो गया ने दुष्ट साधकों, साहसी लोगों और कुछ सैनिकों को भर्ती किया जो भाग गए और उन्हें नवोदित हथियारों में बदल दिया। गया के प्रशिक्षण और माइकल के मार्गदर्शन में वे कुछ ही समय में घातक हत्यारे बन गए। हालांकि उन्हें अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना था। इन भर्तियों को आर्या के अधीन रखा गया और नए हत्यारे गिल्ड के रूप में कार्य किया। जब भी आदेश के किसी सदस्य को किसी की जरूरत होती थी तो उन्हें बस आर्या से संपर्क करना होता था और वह बाकी सब संभाल लेती थी। अगर उसे अपने से ज्यादा ताकतवर किसी को मारने का काम सौंपा जाता था तो वह गया की मदद मांगती थी। अब तक आर्या ने कभी किसी को दिए गए अनुबंध को विफल नहीं किया था। मेरे पास रिपोर्ट करने के लिए लगभग कुछ भी नहीं है, डार्क लॉर्ड, आर्या ने कहा। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी क्योंकि आर्या को खोजने और मारने का काम सौंपा गया था। ज्यादातर समय वह अपनी टीम के साथ प्रशिक्षण लेते हुए तैरते हुए पहाड़ पर होती थी। माइकल ने बस सिर हिलाया। अब जब वह वापस आ गया था तो माइकल ने आर्या को बेहतर हत्यारा बनाने के लिए उसे प्रशिक्षित करने के लिए कुछ समय आवंटित किया। आर्या के बाद दुलार ने माइकल को रिपोर्ट करना शुरू किया। मैं वर्तमान में एक सामान्य मरे हुए को अल्फा मरे हुए में बदलने पर काम कर रहा हूँ। युद्ध के राजा और दक्षिणी महाद्वीप के राजा के लिए धन्यवाद, मुझे अपराधियों की पर्याप्त आपूर्ति मिल रही है, दुलार ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा। जैसा कि उसने कहा, टिबेरियस और कयस ने दक्षिणी महाद्वीप में अपराधियों और बदमाशों को गुप्त रूप से क्रिप्ट में भेज दिया, जहां डुलो ने उन्हें मरे हुए लोगों में बदल दिया, पिशाचों और उनके रक्त के नमूनों के साथ। डुलो मरे हुए लोगों की एक नई नस्ल बनाने की कगार पर था। दुर्भाग्य से उसे और अधिक संसाधनों की आवश्यकता थी, जैसे कि सोने के सिक्के और एलिडर रून। उसका शोध एक ब्लैक होल की तरह था जो सोने के सिक्कों को और अधिक चूसता रहता था। कोई भी बहुत पहले ही डुलो को फंड देना बंद कर देता। हालांकि गया ने उसके शोध में संभावना देखी, इसलिए उसने उनके शोध को फंड देना जारी रखा। डार्क लॉर्ड, हमें अपनी मरे हुए सेना के लिए जगह चाहिए। जंगल में जगह खत्म हो रही है। मुझे लगता है आप अपना खुद का पॉकेट आयाम चाहते हैं, माइकल ने हंसते हुए कहा। मैं निश्चित रूप से इसकी सराहना करूंगा, डार्क लॉर्ड, डुलो ने अपने सिर के पीछे खुजलाया। मुझे यकीन है कि आप करेंगे, गया ने कहा। डुलो के बाद माइकल ने अपने प्रत्येक अधीनस्थ से बात करना जारी रखा। मैक्सिन को छोड़कर उन सभी की अपनी अपनी ज़रूरतें और अनुरोध थे। उसके पास आर्क एनर्जी क्रिस्टल की खदान के लिए अत्याधुनिक खनन उपकरण थे। मोगाशुकु के आशीर्वाद से उन्होंने स्टॉर्मविले पर्वत में और भी गहराई तक खनन किया। प्रत्येक शिपमेंट को एक पोर्टल के माध्यम से सीधे डार्क ओशन में टेलीपोर्ट किया गया। टाइटस और ऑप्टिमस ने एक स्टोर की स्थापना की जो सूचना का सौदा करता है। उन्होंने स्टोर का उपयोग सूचना खरीदने और बेचने के लिए किया। यह इस दुनिया में कोई नया विचार नहीं था। उदाहरण के लिए, लॉर्ड इन्फॉर्मेशन विशेष रूप से सूचना से संबंधित था। टाइटस और ऑप्टिमस विशेष वस्तुओं, कलाकृतियों और शक्तिशाली वस्तुओं के बारे में जानकारी में रुचि रखते थे। उन्होंने ऑर्डर के लिए दुर्लभ सामान हासिल करने के लिए एलोन और ओज़र में भी संबंध बनाए। माइकल ने अपने अधीनस्थों के साथ लगभग 2 घंटे बिताए। बैठक के बाद गया ने ईव सहित नए सदस्यों को आदेश में शामिल करने के लिए दूसरे हॉल में चले गए। जब वह नए सदस्यों के साथ थी, माइकल किसी की तलाश में बाहर की ओर चला गया। जब वह बाहर पहुंचा तो वह हवा में उछल पड़ा। पलक झपकते ही माइकल झरने के शीर्ष पर पहुंच गया। पहली बार आने के विपरीत अब ये जगह रंग बिरंगे फूलों और पौधों से अटी पड़ी थी। हवा में बकाइन और गुलाब की खुशबू आ रही थी। वह हवा में खुशबू का आनंद लेते हुए धारा के साथ चलता रहा। आखिरकार माइकल लाल ऑर्किड से घिरे एक छोटे से तालाब पर पहुंच गया। उसने तालाब के सामने एक छोटी लड़की को ध्यान करते हुए देखा। माइकल के कदमों की आवाज़ सुनकर उसके कान थोड़े फड़कने लगे। छोटी लड़की ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। माइकल ने धैर्यपूर्वक उसके पलटने का इंतजार किया। भाई भूत, छोटी लड़की खुशी से चिल्लाई। वह खरगोश की तरह माइकल की ओर उछली और उससे टकरा गई। सिंडी, माइकल ने लड़की को उसकी बाहों में उठाया और उसके मुलायम, बुलबुलेदार गालों को चूमा। उसने माइकल को चूमने की बौछार कर दी। घोस्ट के बारे में सभी ने जो कुछ भी कहा, उसके बावजूद रेलिन सिंडी और उसके भाई रूमी को लेकर रिकी और डैनियल के साथ तैरते हुए पहाड़ पर पहुंची। रेलिन को कई लोगों से बेहतर पता था कि घोस्ट कितना दयालु था। भले ही वह दुष्ट था,
वह पूरे दिल से उसका पीछा नरक में करेगी। तब से रेलीन सिंडी के साथ तैरते हुए पहाड़ पर रह रही थी। उसने माइकल को महल के रसोइये के रूप में सेवा दी। संसाधनों की प्रचुरता और गया के मार्गदर्शन के साथ सिंडी कोर गठन चरण स्तर 6 पर पहुंच गई थी। तुम कहाँ थे? लोगों ने तुम्हारे बारे में बहुत सारी बुरी बातें कही हैं, भाई घोस्ट, सिंडी ने उसके कंधे पर अपना सिर टिकाते हुए कहा। क्या तुमने इस पर कोई विश्वास किया? माइकल ने पूछा। नहीं, मैं अपने भाई को जानता हूँ। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, सिंडी। वे नहीं जानते कि मैंने जो किया वह क्यों किया, माइकल ने कहा। सिंडी अब छोटी लड़की नहीं थी, वह बड़ी हो रही थी और माइकल चाहता था कि वह अज्ञानता में जीने के बजाय वास्तविकता का सामना करे। मुझे पता है, सिंडी ने उसके गाल पर चुंबन किया। माइकल ने सिंडी को अपने कंधे पर उठा लिया और मिनी गार्डन में घूमने लगा। ऑर्डर के साथ गहन बैठक के बाद सिंडी के साथ समय बिताना ताज़ी हवा की सांस की तरह था। चूंकि सिंडी कोर फॉर्मेशन स्टेज पर पहुंच चुकी थी, इसलिए उसने उसे उड़ना सिखाया। वे आसमान में उड़ते रहे जब तक कि माइकल को एडेलिया ने महल में नहीं बुला लिया। उन्हें लगा कि वे माइकल को दावत देकर सरप्राइज करने जा रहे हैं, लेकिन वह 1 मील दूर से ही रेलेन के खाना पकाने की खुशबू सूंघ सकता था। फिर भी माइकल ने गया और रेलेन की खातिर हैरान होने का नाटक किया। माइकल दावत हॉल की ओर जा रहा था जब उसकी मुलाकात रेलिन से हुई। उसने राहत भरे संकेत के साथ माइकल का अभिवादन किया। वह उसके चले जाने के बाद से ही उसके बारे में बहुत चिंतित थी। मास्टर, रेलिन ने हमेशा की तरह उसे लगभग मास्टर घोस्ट कह दिया। यह महसूस करते हुए कि उसे यहाँ हर कोई डाक लॉर्ड कहता है, उसने अपने शब्द निगल लिए। वह अजीब तरह से माइकल की ओर मुस्कुराए। माइकल ने दोस्ताना गले लगाकर तनाव को कम किया। मुझे खुशी है कि तुमने यहाँ आने का फैसला किया, माइकल ने कहा। ये कम से कम मैं तो कर ही सकता हूँ। तुम मुझे हमेशा की तरह मास्टर घोस्ट कह सकती हो, माइकल ने उसके कानों में फुसफुसाया। माइकल ने रेलिन के गले में अपनी बाँह डाली और दावत हॉल की ओर चल दिया। बाहर से भी वह अंदर की चहल पहल को महसूस कर सकता था। हवा में पके हुए बंस और भुने हुए मांस की महक आ रही थी। हवा में सांस लेते ही माइकल को भूख लग गई। क्या यहाँ तुम्हारे लिए सब ठीक है? माइकल ने रेलिन से पूछा। मुझे कोई शिकायत नहीं है, मास्टर घोस्ट। मौसम को छोड़कर यहाँ हमेशा अंधेरा और उदासी रहती है, माइकल ने हंसते हुए कहा। ठीक है, यह अंधेरे के देवता होने के क्षेत्र के साथ आता है। रेलिन की आंखें चौड़ी हो गईं। उसका शरीर कांप उठा। तो क्या ये सच है, मास्टर घोस्ट? क्या आप वास्तव में एक देवता हैं, जैसा कि लेडी गया कहती हैं? रेलिन ने पूछा। हाँ, माइकल ने कहा। उसे अब अपनी असली पहचान छिपाने का कोई कारण नहीं दिख रहा था। लेकिन माइकल के शब्दों को सुनने के बाद रेलिन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसका दिमाग पूरी तरह से खाली हो गया। माइकल को इस प्रतिक्रिया की उम्मीद थी। पहले तो वह भी चौंक गया। कौन उन्हें भगवान मान सकता है? जब माइकल को पता चला कि वह अंधेरे का देवता है तो वह ठीक से सोच भी नहीं पाया। सौभाग्य से माइकल को अपने असली स्वभाव को स्वीकार करने के लिए काफ़ी समय मिला। चिंता मत करो, तुम्हें जल्द ही इसकी आदत हो जाएगी, माइकल ने रेलिन के कंधे को सहलाया। वह दरवाज़ा खोलने ही वाला था कि माइकल ने बाहर शोर सुना। धातु के टकराने और खून के छींटे पड़ने की आवाज़ हवा में गूंज रही थी। माइकल ने पलट कर देखा। अंदर जाओ और दूसरों के साथ रहो, माइकल ने कहा। उसके चेहरे से कोमल मुस्कान गायब हो गई। इसके बजाय वह ठंडा और जानलेवा लग रहा था। रेलिन ने उससे बहस नहीं की। उसने तुरंत दरवाज़ा खोला और खुद को हॉल में समेट लिया। रेलिन के दरवाज़ा बंद करने के बाद माइकल धीरे धीरे बाहर की ओर बढ़ा। घुसपैठिया, उसे मार डालो, उसे महल में मत आने दो। अलार्म बजाओ। धुएं वाली आकृति अस्थिर थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी साधना को बढ़ाने के लिए किसी निश्चित विधि का उपयोग किया हो। धुएं वाली आकृति ने माइकल को जमीन पर देखा। माइकल ने गहरे रंग के हुड के नीचे माणिक जैसी आंखों की एक जोड़ी को चमकते हुए देखा। यह आकृति किंवदंतियों में बंशी जैसी थी। अपनी धुएं वाली आकृति के ऊपर इसकी एक कर्कश आवाज़ थी जो चिल्लाने पर सभी के कानों को चोट पहुंचाती थी। इससे पहले कि यह जमीन पर उतर पाती, एक पिशाच ने पीछे से आकृति पर हमला करने की कोशिश की। आकृति ने बिना मुड़े ही पिशाच की गर्दन पकड़ ली। पिशाच आकृति के चंगुल में फंस गया। आकृति धीरे धीरे घूमी जैसे कि वह चाहती थी कि माइकल देखे कि क्या होने वाला है। माइकल ने आकृति को पिशाच की गर्दन काटते हुए देखा। पिशाच का शरीर सिकुड़ गया क्योंकि आकृति ने पिशाच से सारा खून चूस लिया। आकृति ने जितना ज्यादा खून चूसा वह उतना ही मजबूत होता गया। हालांकि माइकल ने एक आंख भी नहीं झपकाए। जब तक कि वह आकृति किसी तरह लेवल 10 अमर न बन जाए, माइकल को कोई चिंता नहीं थी। उसने आकृति के खून पीना बंद करने का इंतजार किया। आखिर यहाँ क्या हो रहा है? माइकल ने अपने कंधे पर नजर डाली और देखा कि गया कई काले बख्तरबंद सैनिकों के साथ उसकी ओर आ रहा है।
मुझे इससे निपटने दो। माइकल ने अपना हाथ उठाया, उन्हें आकृति पर हमला करने से रोक दिया। डार्क लॉर्ड। आकृति ने अपनी नज़र वापस माइकल की ओर घुमाई। उसने धीरे धीरे अपना काला हुड हटाया, जिससे उसकी त्वचा भूरी और आंखें लाल हो गईं। गया के विपरीत, माइकल ने तुरंत आकृति को पहचान लिया। पिछली बार जब वह आकृति से मिला था तो वह अपने दुल्हन के कपड़ों में थी। फेबिया विरिडुइस। माइकल ने शांति से उसका नाम लिया। नाम ने गया के दिमाग में घंटी बजा दी। गया ने सोचा कि फेबिया अपने पिता विरिडियस और अन्य सेनेटरों के साथ विस्फोट में मर गई। गंदे भूरे बालों, पिशाच के नुकीले दांतों और भूरी त्वचा के बावजूद गया ने फेबिया को पहचान लिया। कोई गलती नहीं थी, ये फेबिया विरिडियस थी। गया को आश्चर्य हुआ कि वह आखिर कहाँ से आई है। तुमने मेरे पिता को मार डाला, तुम्हें खून का कर्ज चुकाना है, फेबिया ने जमीन पर उतरते हुए कहा। काले बख्तरबंद सैनिक और माइकल के अधीनस्थ क्रोध से कांप उठे। माइकल ने अपना हाथ उठाया, बिना कुछ कहे उन्हें पीछे हटने के लिए कहा। आमतौर पर माइकल अपने आदमियों को इस तरह की धमकियों से निपटने देता था, लेकिन फेबिया का मामला अलग था। वह उसके क्षेत्र में आए और उसे चुनौती दी। अगर वह उसकी चुनौती स्वीकार नहीं करता तो ये कमजोरी का संकेत होगा। द्वंद्व युद्ध में मेरा सामना करो। फेबिया ने एक मोटी खूनी आभा वाली तलवार निकाली। माइकल ब्लेड पर चमकते हुए रून देख सकता था। तलवार ऐसी लग रही थी जैसे वह किसी अमर को मार सकती है। अचानक सभी के पास एक अमर हत्या का हथियार है, माइकल ने आह भरी। उसने बस अपने कंधे पर देखा क्योंकि सभी पीछे की ओर चले गए, फेबिया और माइकल के लिए जगह बनाते हुए। सभी ने सोचा कि फेबिया डार्क लॉर्ड को चुनौती देने के लिए पागल थी। चूंकि यह एक द्वंद्व युद्ध था, इसलिए उनमें से कोई भी मंत्र या साधना का उपयोग नहीं कर सकता था, अन्यथा माइकल उसे एक ही मंत्र से मार सकता था। चलो मुझे। माइकल ने फेबिया को इशारा किया कि वह अपना पहला कदम उठाए। बिना कुछ सोचे समझे फेबिया माइकल की ओर दौड़ी। उसकी आंखें गुस्से से चमक उठीं। ये स्पष्ट था कि वह इस पल के लिए 1 साल से इंतजार कर रही थी। यहाँ तक कि सेबर को भी नहीं पता था कि वह डार्क लॉर्ड के खिलाफ द्वेष रखती है। उसने उसे डार्क लॉर्ड से पंगा न लेने के लिए कहा था, लेकिन यहाँ वह ठीक वही कर रही है जो सेबर ने उसे न करने के लिए कहा था। जब तलवार माइकल के सिर से बस कुछ इंच की दूरी पर थी तो उसने तलवार से बचते हुए अपने शरीर को एक तरफ कर लिया। वह तेज थी, लेकिन माइकल पर हमला करने के लिए इतनी तेज नहीं थी। बहुत धीमी। माइकल ने उसके सिर के पीछे थप्पड़ मारा। माइकल के थप्पड़ की ताकत ने उसे कुछ मीटर दूर उड़ा दिया। जैसे ही वह जमीन पर गिरी, उसने खून की खांसी की। तलवार लगभग फेबिया के हाथों से फिसल गई। अधीनस्थों को डार्क लॉर्ड की शक्ति से आश्चर्य नहीं हुआ। आखिरकार उससे यही उम्मीद की जाती थी। फेबिया खुद को संभालने में कामयाब रही। तलवार पर उसकी पकड़ मजबूत हो गई। फिर से वह माइकल पर टूट पड़ी। उसकी हरकतों में कोई चालाकी या तकनीक नहीं थी, बल्कि पूरी तरह से क्रोध था। उसने तलवार को बाएं और दाएं घुमाते हुए माइकल को मारने की उम्मीद की। माइकल ने हर एक वार को आसानी से चकमा दिया। उसने इस द्वंद्व को बिना खींचे खत्म करने के लिए एक अवसर का इंतजार किया। उसे इसमें कोई मतलब नहीं दिखा। कुछ सेकंड में फेबिया ने अपनी तलवार को कम से कम 50 बार घुमाया। थोड़ी देर बाद उसकी हरकतें धीमी हो गईं। माइकल ने बस फेबिया के तलवार वाले हाथ को पकड़ लिया। उसने उसे उसके हाथ से जमीन से उठाया और हवा में फेंक दिया। उसने उसके नीचे आने का इंतजार किया। जब वह अंदर थी, अपनी बांह की पहुंच में, माइकल ने अपना शरीर घुमाया, उसके सिर पर लात मारी। माइकल धीरे धीरे उसकी ओर चला। फेबिया ने अपने कंधे पर देखा और अपनी तलवार को बिजली की गति से घुमाया। उसकी पिशाच शक्तियों ने उसे किसी भी नश्वर सीमा से परे गति दी। दुर्भाग्य से उसके लिए, माइकल एक देवता था। उसने उसकी चाल को पहले ही समझ लिया था। वह तलवार से बचते हुए थोड़ा पीछे की ओर झुका। उसने तलवार को झटका दिया क्योंकि वह फेबिया के हाथ से उड़ गई। माइकल को फेबिया पर बहुत दया आ रही थी। सेबर के अनुसार वह एक प्रतिभाशाली विद्वान और एक विचित्र वैज्ञानिक थी जिसने प्लेग को संभव बनाया। वह उसकी विशेषज्ञता का उपयोग तभी कर सकता था जब वह उसके प्रति अपनी घृणा को त्याग देती। लेकिन जब माइकल ने खुद को उसकी जगह पर रखा तो वह उसकी भावनाओं को समझ सकता था। उसने उसके पिता को मार डाला और उसका पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। हर बार जब वह जागती और खुद को आईने में देखती तो उसकी नफरत और भी बढ़ जाती। लेकिन अब जब उसने उसे खुलेआम चुनौती दी और उसके सामने उसके एक आदमी को मार डाला तो माइकल के पास उसे मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने सोल ईटर का उपयोग करके उसकी आत्मा को अवशोषित करने का फैसला किया। ये जल्दी ही खत्म हो जाएगा, माइकल ने कहा। उसने उसे बाहों से पकड़ लिया और अपने करीब खींच लिया। माइकल को आश्चर्य हुआ। उसने माइकल पर मुंह भर खून थूक दिया। खून ने माइकल की दृष्टि को अस्थायी रूप से बाधित कर दिया। उसने अपने चेहरे पर लगे खून को भाप में बदलने के लिए जल्दी से काली लपटों की एक चमक का इस्तेमाल किया। फेबिया को एक पल के लिए अपने चेहरे पर तीव्र गर्मी महसूस हुई। उसने उसकी पकड़ से बचने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रही।
उस पल उसे पता था कि वह मरने वाली है। हा 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 हा। अचानक वह जोर से हंसने लगी। इसने सभी को चौंका दिया क्योंकि उसके हंसने का कोई कारण नहीं था। एक साधारण व्यक्ति डर से कांप उठेगा, लेकिन वह बिल्कुल भी साधारण आदमी नहीं थी। वास्तव में उसे डार्क लॉर्ड के हाथों हार की उम्मीद थी। उसका अंतिम लक्ष्य डार्क लॉर्ड को मारना नहीं था, बल्कि किसी भी तरह से अपने पिता का बदला लेना था। अगर उसकी मौत उसके पिता का बदला ले सकती है, तो वह खुशी खुशी मर जाएगी। माइकल सोल ईटर का इस्तेमाल करने ही वाला था कि उसने उसकी आंखों में एक चमकीली चमक देखी। उसके गर्दन के बाल खड़े हो गए, जो उसे खतरे के बारे में चेतावनी दे रहे थे। उसके आसपास का स्थान विकृत हो गया था। यह एहसास माइकल को जाना पहचाना था। उसने समय को धीमा करने के लिए तुरंत सिलनेस का इस्तेमाल किया। गया, जब तक मैं चला जाऊं कुछ मत करना। यह एक आदेश है, माइकल ने एपीस के जरिए गया से कहा। सिलेनेस मंत्र का असर खत्म होते ही ये शब्द उसके पास पहुंचे। अगले ही पल माइकल और फेबिया एक भंवर में समा गए जो अचानक हवा में दिखाई दिया। पूरी तरह से गायब होने से पहले फेबिया ने खून की खांसी की। माइकल के चारों ओर एक पल के लिए सब कुछ अंधकार में हो गया। जब रोशनी वापस लौटी तो वह एक कांच के कमरे में खड़ा था। फेबिया उसके सामने कुछ मीटर की दूरी पर खड़ी थी, कांच के सहारे टिकी हुई थी। उसकी आंख में मुट्ठी भर छेद था और माइकल के हाथ से खून बह रहा था। लेकिन फेबिया के घाव से खून की एक भी बूंद नहीं टपकी। घाव के आसपास की त्वचा जल गई थी। मौत उसके करीब आ रही थी। दुनिया की कोई भी औषधि उसे कुछ ही पलों में ठीक करके उसकी जान नहीं बचा सकती थी। माइकल ने फेबिया की आंखों से जीवन की रोशनी को लुप्त होते देखा। उसने किसी के आने का इंतजार किया। जहां तक माइकल की आंखें देख सकती थीं, बाहर धुएं के रंग की हवा और अंगारे के छींटे के अलावा कुछ नहीं था। उसने दूर से एक धुआंधार ज्वालामुखी देखा। आग का साम्राज्य, माइकल ने खुद से पूछा। उसने एयरपीस के जरिए गया से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन अजीब बात यह है कि एयरपीस काम नहीं कर रहा था। वास्तव में उसे अपने आसपास कोई ऊर्जा महसूस ही नहीं हुई। जब माइकल पिंजरे के चारों ओर देख रहा था, फेबिया गिर पड़ी। उसने माइकल से कुछ कहने की कोशिश की, फिर भी उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। हालांकि माइकल को देखते हुए वह मुस्कुराए। वह शांति से देख रही थी, जैसे उसने अपने पिता का बदला ले लिया हो। माइकल ने अपने और बाहर के बीच मोटे कांच को छुआ। कांच कितना मजबूत था, ये देखते हुए माइकल जानता था कि वह इसे नहीं तोड़ पाएगा। वह अपनी स्पेस रिंग तक भी नहीं पहुंच पाया। ऐसा लगा जैसे उसे मुगाशुकु के ठीक बगल में टेलीपोर्ट कर दिया गया हो, जहां वह शक्तिहीन और कमजोर महसूस करेगा। सब कुछ होने के बावजूद माइकल शांत रहा। अंत में माइकल ने कदमों की आहट सुनी। वह धीरे से मुड़ा। उसे आश्चर्य हुआ, एलिसिया और बंदर जैसे चेहरे वाला एक युवक पिंजरे के बाहर खड़ा था। नॉर्विन थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था, लगभग फेबिया को बचाना चाहता था। इसके विपरीत एलिसिया ने फेबिया के मृत शरीर को देखने की भी जहमत नहीं उठाई। उसकी तीखी नज़र माइकल पर थी। माइकल ने अपनी आंखें घुमाईं। ये तुम हो? माइकल को एलिसिया के जाल में फंसने के लिए खुद से लगभग नफरत हो गई। अपने सबसे बुरे सपने में आपका स्वागत है, एलिसिया ने ठंडे स्वर में कहा। दोनों एक दूसरे की ओर चल पड़े। एलिसिया के विपरीत माइकल के चेहरे पर मुस्कान थी। हर बार जब हम ये खेल खेलते हैं तो आप संरक्षकों के हाथों पर खून के अलावा कुछ नहीं होता, माइकल ने कहा। अगर उसे सही से याद है तो ये तीसरी बार था जब संरक्षकों ने उसे फंसाया था। इस बार फर्क सिर्फ इतना था कि माइकल को अपने पकड़े जाने की उम्मीद नहीं थी और न ही उसने इसकी योजना बनाई थी। माइकल को यह स्पष्ट हो गया कि उसे चलते चलते ही भागने की योजना बनानी होगी। लेकिन एलिसिया को देखकर उसका मन शांत हो गया। अगर उसने ये योजना बनाई होती तो उसे पता था कि निश्चित रूप से कुछ छेद होंगे जिनका फायदा उठाकर वह भाग सकता था। अच्छा हुआ कि उसने नूह को नहीं देखा। किसी कारण से माइकल को नहीं लगा कि नूह इस योजना में शामिल था, अन्यथा वह फेबिया को बचाने की कोशिश करता। वैसे तुम्हारा भाई कैसा है? माइकल ने उपहासपूर्ण मुस्कान के साथ पूछा। अच्छा, इस समय तुमसे बेहतर कर रहा है, एलिसिया शांत रही, जिसने माइकल को आश्चर्यचकित कर दिया। कोई क्रोध प्रबंधन में बेहतर कर रहा है, माइकल मुस्कुराया। मैं तुम्हारे चेहरे से उस मुस्कुराहट को मिटाने का इंतजार नहीं कर सकती, एलिसिया ने माइकल को धमकी दी। नॉर्विन ने घोस्ट को फेबिया के मृत शरीर को उसके सिर से उठाते हुए देखा। उसने एलिसिया को कठपुतली की तरह फेबिया का मृत चेहरा दिखाया। उन्हें नहीं पता था कि वह फेबिया के मृत शरीर के साथ क्या करने की उम्मीद कर रहा था। अचानक माइकल ने उसका सिर कांच से टकरा दिया। एलिसिया का शरीर झटके से हिल गया जैसे ही वह एक कदम पीछे हटी। उसका अवचेतन मन उसकी हरकतों को निर्देशित कर रहा था। उसने फेबिया के सिर को बार बार कांच पर तब तक मारा जब तक कि सिर एक पिल्ला की तरह नहीं हो गया। माइकल ने खून पर एक स्माइली चेहरा बनाया और खून कांच से नीचे टपकने लगा। कमबख्त कमीना, एलिसिया गुर्राए। मैं तुमसे वादा करता हूं ये और अधिक रक्तपात में समाप्त होगा, माइकल ने कहा।
नॉरविन का दिल धड़क उठा। डार्क लॉर्ड की तरह कोई भी उसे डरा नहीं सकता था। नॉरविन के दिमाग में घोस्ट हर तरह से नूह के बिल्कुल विपरीत था। सरल शब्दों में, घोस्ट दुष्ट नूह था। ये नॉरविन को समझ में आया क्योंकि घोस्ट अंधेरे का देवता था और नूह प्रकाश का देवता था। नॉरविन को उम्मीद थी कि यह पिंजरा उसे पकड़ लेगा। अगर नूह को इस बारे में पता होता तो वह इस योजना में अधिक आश्वस्त होता। और मैं तुमसे वादा करता हूँ, ये तुम्हारा खून होगा, एलिसिया ने कांच पर जोर से मारा। जब उसने अपनी नज़रें उसकी आंखों से मिलाईं, तो युद्ध प्रतियोगिता के बाद से उसके परिवार ने जो कुछ भी झेला था, उसकी तस्वीरें उसकी आंखों में चमक उठीं। अब तक पीटर निगरानी में था और अपने ही घर में बंद था। नूह ने पीटर के मामले में दखल न देने का फैसला किया क्योंकि नूह का मानना था कि पीटर गलत था और अपने सतर्क कार्यों के लिए उसे सज़ा मिलनी चाहिए। एलिसिया धीरे से पीछे हटी। उसके ठंडे चेहरे पर एक धीमी मुस्कान उभरी। जल्द ही उसने अपनी कलाई को हिलाया क्योंकि पतली हवा से पिंजरे के अंदर सुनहरी जंजीरें उभर आईं। वे माइकल की ओर उड़ीं, उसकी कलाइयों के चारों ओर कुंडलित होकर। इसने माइकल की भुजाओं को फैला दिया। उसने जंजीरों को कसता हुआ महसूस किया। एलिसिया के पिंजरे के अंदर कदम रखते ही उनके बीच का कांच धीरे धीरे खुल गया। माइकल को आश्चर्य हुआ, उसकी आत्मा शोधन अवस्था की साधना में कोई कमी नहीं आई। जाहिर है, पिंजरे ने किसी तरह से उसकी साधना को ही प्रभावित किया। निस्संदेह वह नुकसान में था। एलिसिया ने अपनी मुट्ठी बंद की और जितनी जल्दी हो सके उसके चेहरे पर मुक्का मारा। एलिसिया, नॉरविन ने रोकने की कोशिश की, लेकिन एलिसिया ने ऊर्जा तरंग के विस्फोट के साथ नॉरविन को पिंजरे से बाहर भेज दिया। इससे पहले कि नॉरविन अपने होश में आ पाता, पिंजरा बंद हो गया। क्या ये सबसे अच्छा है जो तुम कर सकते थे? माइकल ने अपने मुंह में थोड़ा सा खून थूक दिया। एलिसिया की आंखें बेकाबू गुस्से से चमक उठीं। उसने अपनी मुट्ठी बाएं और दाएं घुमाई। एलिसिया से लगभग 60वां मुक्का खाने के बाद माइकल की दृष्टि धुंधली हो गई। सब कुछ होने के बावजूद माइकल के चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी। उसके दांतों पर खून लगा हुआ था, वह एक मुस्कराते हुए शैतान की तरह लग रहा था। एलिसिया, रुक जाओ, नॉरविन बाहर से चिल्लाया। हालांकि एलिसिया ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय वह माइकल को तब तक मुक्का मारती रही जब तक उसके हाथ सुन्न नहीं हो गए। क्या तुम थक गए हो? माइकल ने हंसते हुए कहा। तुम्हें अपनी सहनशक्ति पर काम करना चाहिए। माइकल ने अपनी गर्दन को बाएं और दाएं हिलाया क्योंकि उसमें से चटकने की आवाज़ आ रही थी। उसका चेहरा लगभग खून से लथपथ और सूजा हुआ था। माइकल ने एपीडी का उपयोग करने से परहेज किया ताकि उसे कुछ भी अजीब न लगे। इस वजह से उसके मुखों ने उसके चेहरे पर कई निशान छोड़े। उसकी नाक फट गई थी, आंखें सूज गई थीं, होंठ कट गए थे और उसके मुंह के अंदर एक ज्ञान दांत हिलने लगा था। तुम क्या कर रहे हो? माइकल ने एक आवाज़ सुनी। उसने एलिसिया के कंधों पर देखा और मुटराड और कुछ अन्य लोगों को आसमान से उतरते देखा। पिंजरे के अंदर माइकल को देखकर मुतरद की आंखें चौड़ी हो गईं। एलिसिया ने अपने मोती जैसे सफ़ेद लबादे से माइकल का खून पोंछा। बस ये जांच रही हूं कि पिंजरा काम करता है या नहीं, एलिसिया ने मुतरद को अपने हमेशा की तरह ठंडे लहजे में जवाब दिया। समुद्र के लोगों को देखकर माइकल को एहसास हुआ कि एलिसिया की योजना शायद उनकी है, न कि गार्जियन गिल्ड की। तसक 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 तसक, माइकल ने कहा। माइकल ने ठहाका लगाया और वे सभी माइकल की ओर देखने लगे। अगर तुम्हारा इससे कुछ लेना देना है तो मैं दृढ़ता से सलाह देता हूं कि तुम इसे पूर्ववत कर दो। मेरा समुद्री लोगों से कोई झगड़ा नहीं है, झगड़ा मत करो, माइकल ने कहा। अगर उसने ये शब्द काले दिन से पहले कहे होते तो मुतरद हंसकर टाल देता। हालांकि पूरे द्वीप को सैकड़ों अभिभावकों के साथ डार्क लॉर्ड द्वारा नष्ट होते देखने के बाद मुतरद अंदर से कांप उठा। आखिरी चीज जो मुतरद चाहती थी वह थी उसकी मातृभूमि में नरसंहार। जाहिर है यह मुतरद की योजना नहीं थी। इसके बजाय उसे यहाँ केवल डार्क लॉर्ड को उसके बड़ों द्वारा पकड़े जाने की निगरानी करने के लिए भेजा गया था। मुतरद अपने बड़ों से ज्यादा नूह के साथ योजना बनाना पसंद करता था। किसी कारण से उन्हें एहसास नहीं हुआ कि डार्क लॉर्ड क्या करने में सक्षम है। चुप रहो, एलिसिया ने माइकल को चुप कराने के लिए उसके चेहरे पर मुक्का मारा। हर मुक्का माइकल को उसे और ज्यादा मारने के लिए प्रेरित करता। अब तक माइकल कभी भी एलिसिया को मारना नहीं चाहता था, लेकिन वह इसे सफलतापूर्वक बदलने में कामयाब रही। नॉरविन ने उसकी आंखों में हत्या के इरादे की झलक देखी। उसे वास्तव में एलिसिया की जान का डर सताने लगा। मैंने कहा था कि पास मत जाओ, जब तक हम यहाँ नहीं आ जाते तब तक उसे नहीं बुलाऊंगा, है ना? मुतरद ने पूछा। वह एलिसिया और घोस्ट के बीच के इतिहास को जानता था, इसलिए मुतरद ने उसे इस मिशन में न लाने की सलाह बड़ों को दी। हालांकि बड़ों ने उसकी बात नहीं सुनी। किसी कारण से वे एलिसिया को इस मिशन पर रखने के लिए अड़े हुए थे। बड़ों को लगा कि वह फेबिया की बलि देने जैसे जरूरी काम करेगी। पिंजरे से बाहर निकलो, मुतरद ने एलिसिया को पिंजरे से बाहर निकलने का इशारा किया। चिंता मत करो, हम बाद में लंबी बातचीत करेंगे, एलिसिया ने हंसते हुए कहा।
मुझे उम्मीद है, माइकल ने उसे शांति से उत्तर दिया। उसने उसे अपना गुस्सा दिखाने का संतोष नहीं दिया। तो यहाँ क्या योजना है, मुत्रद? माइकल ने मुत्रद से पूछा। मुझे लगता है कि तुमने यहाँ अपनी स्थिति को गलत समझा है, भूत, अगर ये तुम्हारा असली नाम है। यहाँ केवल मैं ही प्रश्न पूछता हूँ और तुम उत्तर देते हो। क्या होगा अगर मैं नहीं पूछूं? क्या तुम मुझे मार डालोगे? मेरा विश्वास करो, तुम नहीं मार सकते, माइकल ने कहा। किसने मारने के बारे में कुछ कहा? माइकल ने मुत्रद के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान देखी। अगर वे उसे मारना नहीं चाहते थे तो वे क्या चाहते थे? माइकल ने खुद से पूछा। ऐसा लग रहा था कि उसके लिए यह पता लगाने का एकमात्र तरीका मुत्रद के साथ जाना था। अचानक पिंजरे में कुछ हिल गया। मुत्रद ने थोड़ी देर के लिए अपना संतुलन खो दिया। माइकल ने देखा कि पिंजरा आसमान की ओर बढ़ रहा है। पिंजरे के बाहर नॉर्विन अकेले ही पिंजरे को ऊपर की ओर धकेल रहा था। ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होने वाला है, मुत्रद, माइकल ने कहा। मुत्रद के दिल में डर के बावजूद वह शांत रहा। स्काईहॉल को यह विशेष पिंजरा देने के लिए धन्यवाद। मुत्रद को डार्क लॉर्ड के भागने की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। जब तक डार्क लॉर्ड पिंजरे के अंदर रहेगा, वह अपनी किसी भी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता। स्काईहॉल राजदूत के अनुसार ये पिंजरा विशेष रूप से डार्क लॉर्ड के लिए बनाया गया था। मुत्रद को बस उम्मीद थी कि जब तक वे चाहें तब तक यह उसे अपने अंदर रखेगा। मैं भाग जाऊंगा, जैसे कि माइकल ने उसके मन की बात पढ़ ली हो, उसने मुत्रद से कहा। माइकल के शब्दों ने मुत्रद को पूरी तरह चौंका दिया। आखिरकार पिंजरे ने हिलना बंद कर दिया। मुत्रद माइकल को पीछे छोड़कर पिंजरे से बाहर निकल गया। पिंजरे के अंदर माइकल ने गया से संपर्क स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। आप कब तक ऑफलाइन रहने की योजना बना रहे हैं? 3 सप्ताह। माइकल की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने 11 महीने पहले पहली बार सिस्टम की आवाज़ सुनी। इसने माइकल के चेहरे पर तुरंत मुस्कान ला दी। 3 और सप्ताह, फिर हम वापस आ जाएंगे, माइकल ने अपनी सांस के नीचे बड़बड़ाया। माइकल को पकड़े हुए 2 हफ्ते बीत चुके थे। उसका पिंजरा ज्वालामुखी पर्वत के ऊपर एक तैरते हुए महल के अंदर टेलीपोर्ट किया गया था। पिंजरे के नीचे की जमीन खुली हुई थी। अगर कोई चाहे तो बटन दबाकर पिंजरे को सीधे ज्वालामुखी में गिरा सकता था। पिंजरे के अंदर माइकल खुद को स्वस्थ रखने के लिए एक हाथ से पुशअप कर रहा था। मुत्रद के साथ एक तगड़े आदमी ने माइकल का दाहिना हाथ तोड़ दिया। उसने माइकल के कवच को 360 डिग्री में मोड़ दिया। पिछले 2 हफ्तों से वे माइकल से उच्च लोकों के लिए एक पोर्टल के बारे में पूछ रहे थे। माइकल को किसी भी उच्च लोक के बारे में कोई सुराग नहीं था। माइकल ने अपना 300वां पुशअप पूरा करने के बाद उसने कांच के माध्यम से एलिसिया और मुत्रद को देखा। माइकल खड़ा हो गया। माइकल लंबी घनी दाढ़ी और लंबे बालों के साथ कठोर दिख रहा था। उसका दाहिना हाथ उसके शरीर के साथ बेजान होकर झूल रहा था। पिंजरे में प्रवेश करने से पहले पिंजरे के अंदर सुनहरी जंजीरें प्रकट हुईं और माइकल की कलाई के चारों ओर लिप गईं। एक अदृश्य शक्ति ने माइकल को उसके घुटनों पर धकेल दिया। माइकल को इस अवस्था में देखकर एलिसिया का मूड हल्का हो गया। मुत्रद ने अपनी कलाई हिलाई और माइकल के सामने एक कुर्सी आ गई। मुत्रद बैठ गया और माइकल की ओर झुक गया। क्या तुमने अपना मन बदल लिया? मुत्रद ने पूछा। तुम यहाँ बहुत लंबे समय तक रहने वाले हो, इसलिए अपना एक एहसान करो और हमें बताओ कि हम क्या चाहते हैं। बदले में मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि यहाँ तुम्हारा जीवन आसान हो जाए, मुत्रद ने कहा। तुम्हें मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मुत्रद। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं यहाँ सभी की चिंता करता, माइकल ने शांति से मुत्रद को उत्तर दिया। चलो भूत, अपनी आंखें खोलो और चारों ओर देखो। तुम इस पिंजरे से बाहर नहीं निकल सकते, मुत्रद ने अपनी आंखें घुमाईं। मुझे उससे जवाब लेने दो, एलिसिया ने गुर्राते हुए कहा। माइकल ने ठहाका लगाया। ये प्यारा है, मुत्रद ने भौहें सिकुड़ी। क्या है तुम दोनों? माइकल ने उनके बीच घूर कर देखा। एक अच्छा बनने की कोशिश करता है और दूसरा बुरा बनने की कोशिश करता है। इस पूरी चीज़ में यही समस्या है। आप छेनी से पत्थर तोड़ सकते हैं लेकिन पहाड़ नहीं। लेकिन हम तुम्हारा दूसरा हाथ तोड़ सकते हैं, एलिसिया ने ठंडे स्वर में कहा। और मुझे यकीन है कि तुम ऐसा करोगे। इन पलों को अपने दिमाग में गहराई से उकेर लो, क्योंकि जल्द ही तुम्हें सब कुछ पछतावा होने वाला है, माइकल ने कहा। उसने अपनी हत्या की मंशा नहीं छिपाई। मुत्रद चुप हो गया। उम्मीद है कि यह पिंजरा उसे हमेशा के लिए पकड़ लेगा, क्योंकि अगर वह पिंजरे से भाग गया तो इसमें कोई शक नहीं था कि वह महल में सभी को मार डालेगा। वह केवल कल्पना कर सकता था कि वह महल की रखवाली करने वाले सभी लोगों के साथ क्या करेगा। एलिसिया ने माइकल के चेहरे पर मुक्का मारा। माइकल के मुंह से खून और थूक निकल आया। माइकल ने अपने मुंह में बचा हुआ खून थूक दिया। उसने अपनी गर्दन तोड़ दी, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्से के कोई लक्षण नहीं दिखे। हमें पोर्टल के बारे में बताओ, भूत। हम जानते हैं कि तुम पोर्टल खोल सकते हो। तुम भगवान हो, है न? मुत्रद ने पूछा। मुझे बताओ कि मैं तुम्हें कुछ क्यों बताऊंगा, माइकल ने ठहाका लगाया।
तुम्हें पता है कि मैं उस पर विश्वास करता हूँ। वह पोर्टल नहीं खोल सकता। वास्तव में मुझे नहीं लगता कि वह जानता भी है कि यह कहाँ है। मेरा मतलब है, उसे देखो। तुमने मुझसे कहा था कि वह भगवान है, लेकिन वह मुझे भगवान जैसा नहीं लगता, एलिसिया ने माइकल पर ठहाके लगाते हुए कहा। वह उसे पागल बनाना चाहती थी। जब से वह पकड़ा गया था, एलिसिया उसके दिमाग से खेलना चाहती थी। उसने उस पर शारीरिक हमला करने, उसका उपहास करने और रिवर टाउन के लोगों को धमकाने की कोशिश की। हालांकि कुछ भी माइकल के अंदर के गुस्से को बाहर नहीं ला सका। इसके बजाय माइकल हमेशा की तरह शांत रहा। केवल वही जानता था कि वह एलिसिया के साथ क्या करने की योजना बना रहा था। अगर आपको पोर्टल के बारे में नहीं पता है, तुम उच्च लोगों के बारे में क्या जानते हो? मुतरद ने माइकल से पूछा। एलिसिया के विपरीत, मुतरद ने खुद को डार्क लॉर्ड के साथ किसी भी सीमा को पार करने से रोक लिया। कुछ नहीं, माइकल ने कंधे उचका दिए। यदि तुम उच्च लोगों के बारे में अधिक जानना चाहते हो तो तुम्हें नूह विंस्टन से पूछना चाहिए। जैसे ही माइकल ने उसका नाम लिया, एलिसिया ने माइकल को फिर से मुक्का मारा। इस बार पहले से कई गुना अधिक जोर से। उसका नाम मत बोलो, एलिसिया ने गुर्राते हुए कहा। वह एक देवता है न? साथ ही उसके साथ एक बुद्धिमान बूढ़ा दादा है। माइकल ने मुतरद की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी देखी। उसे इन सब के बारे में पता नहीं है न? माइकल मुस्कुराया। मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। मुझे पता है कि उसे हेरफेर करना आसान है, लेकिन वह इतना मूर्ख नहीं है कि ऐसा करे। माइकल ने अपनी नज़र एलिसिया की ओर घुमाई। जब मैं यहाँ सभी को मार दूंगा तो सारा खून तुम्हारे हाथों पर होगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, नूह तुम्हारा पक्ष नहीं लेगा। एलिसिया ने माइकल को फिर से मुक्का मारा, लेकिन माइकल ने बोलना बंद नहीं किया। तुम क्यों सोचते हो कि नूह अपने रास्ते में मिलने वाली हर सुंदरी से प्यार करता है? क्योंकि तुम उसके लिए पर्याप्त नहीं हो। अगर तुम एक ही समय में दो लोगों से प्यार करते हो तो दूसरे को चुनो। क्योंकि अगर तुम सच में पहले वाले से प्यार करते हो तो तुम दूसरे के लिए नहीं गिरते। उनके आसपास का तापमान कई डिग्री गिर गया। एलिसिया की आंखें गुस्से से चमक उठीं। उसने माइकल के बाल पकड़े और अपनी मुट्ठी हवा में उठाए। एलिसिया, खुद को संयमित करो, मुटराड ने एलिसिया को चेतावनी दी। लेकिन वह उसे बार बार माइकल को मुक्का मारने से नहीं रोक सका। वह एलिसिया के गुस्से का एक आउटलेट बन गया। जब वह मुक्का मारती रही तो माइकल हंसा। 5 दिन और, मुतरद ने माइकल के मुंह से ये शब्द निकलते सुने। एलिसिया, रुक जाओ। मुतरद ने एलिसिया का हाथ पकड़ लिया और उसे रोक दिया। तुमने क्या कहा? मुतरद ने पूछा। माइकल ने जोर से सांस ली। वह मुश्किल से अपनी आंखें खोल पा रहा था। उसके मुंह से खून बह रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान अभी भी बनी हुई थी। मुतरद ने माइकल का सिर ऊपर उठाया। 5 दिन और, माइकल ने बड़बड़ाया। क्या 5 दिन और? जब तक ये चलता है इसका आनंद लो, माइकल ने धीरे से कहा। मैं यहाँ हर एक को मार डालूंगा। यह एक असली खूनी स्नान होगा। मुतरद ने माइकल की आंखों में देखा और झूठ बोलने का कोई संकेत नहीं देखा। वह काफी गंभीर था। मुतरद घबरा गया। डार्क लॉर्ड भागने के बारे में बहुत आश्वस्त लग रहा था। उसका ट्रैक रिकॉर्ड साबित करता है कि डार्क लॉर्ड के पास अपनी आस्तीन में कई ट्रम्प कार्ड हैं। वह दर्द में झूठ बोल रहा है, एलिसिया ने गुर्राते हुए कहा। क्या मैं? माइकल ने पूछा। और मैंने तुम्हारे लिए कुछ खास योजना बनाई है एलिसिया, लेकिन मैं तुम्हें एक सुराग दूंगा। तुम मुझसे खुद को मारने की भीख मांगने वाली हो। वह माइकल को मुक्का मारने ही वाली थी कि मुतरद ने उसे रोक दिया। हम जा रहे हैं। मुतरद ने एलिसिया को पिंजरे से बाहर खींच लिया। जब वे बाहर निकले तो सुनहरी जंजीरें गायब हो गईं, जिससे माइकल मुक्त हो गया। कांच बंद हो गया। पिंजरे से बाहर निकलने के बाद मुतरद ने डार्क लॉर्ड को देखने के लिए पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। आखिरकार मुतरद और एलिसिया कई टेबल वाले एक चमकदार रोशनी वाले कमरे में पहुंचे। हर एक टेबल पर स्क्रॉल और चर्मपत्र का ढेर था। मुझे मत बताओ कि तुमने उसके झांसे पर यकीन कर लिया, एलिसिया ने अपनी आंखें घुमाईं। वह झांसा नहीं दे रहा है, मुतरद ने कहा। मैंने झांसा और सच्चाई के बीच का अंतर बताने के लिए काफ़ी समय जिया है। वह मजाक नहीं कर रहा है। वह कहीं नहीं जा रहा है। अगर वह बच सकता तो अब तक भाग गया होता, एलिसिया ने कहा। इसके अलावा स्काई हॉल के बुजुर्गों ने हमें ये पिंजरा दिया था, लेकिन वे आखिर कहाँ हैं? अगर डार्क लॉर्ड दुनिया के लिए इतना बड़ा खतरा है तो वे यहाँ क्यों नहीं हैं? मुतरद ने एलिसिया से पूछा। जब से मुतरद स्काई हॉल के प्रतिनिधियों से मिला था तब से वह खुद से यह सवाल पूछ रहा था। उन्होंने विस्तार से बताया कि डार्क लॉर्ड क्या करेगा। सीधे शब्दों में कहें तो वह उस दुनिया को खत्म कर देगा जिसे वे जानते हैं और दुनिया को अनंत अंधकार में डाल देगा। पहले तो मुतरद ने उन पर विश्वास किया, लेकिन समय के साथ उन्हें डार्क लॉर्ड में कम दिलचस्पी होने लगी। मुतरद की सहज वृत्ति ने उसे बताया कि स्काई हॉल में डार्क लॉर्ड से ज़्यादा समस्याएं हैं। उसकी सहज वृत्ति तब सही साबित हुई जब स्काई हॉल के बुजुर्गों ने मुतरद को डार्क लॉर्ड से उच्च लोकों में चढ़ने के लिए एक पोर्टल के बारे में पूछताछ करने का आदेश दिया।
डार्क लॉर्ड को मारने और खतरे को खत्म करने का तरीका खोजने के बजाय वे उच्च लोगों के इस अजीब पोर्टल के बारे में जानकारी प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। वे 2 सप्ताह से डार्क लॉर्ड से इस पोर्टल के बारे में पूछ रहे थे। उन्होंने उससे अच्छे से पूछने की कोशिश की, उसे प्रताड़ित किया, उसे पानी में डुबोया और यहाँ तक कि उसका हाथ भी तोड़ दिया। फिर भी उन्हें डार्क लॉर्ड से कुछ नहीं मिला। एलिसिया के विपरीत मुट्राड ने डार्क लॉर्ड की बात पर विश्वास किया जब उसने कहा कि उसे पोर्टल के बारे में कुछ नहीं पता या उसे कैसे खोला जाता है। और वे क्यों नहीं चाहते थे कि नूह को सब कुछ पता चले। अगर नूह को इस बारे में पता होता तो उसकी बहन रोवेना को भी पता होता। स्काईहॉल क्यों नहीं चाहते कि उनकी पवित्र युवती को डार्क लॉर्ड के पकड़े जाने के बारे में पता चले। डार्क लॉर्ड और स्काईहॉल के बीच वाकई कुछ गड़बड़ चल रही है। हमें इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। एलिसिया ने मुत्रद की आवाज़ में डर का भाव महसूस किया। क्या तुम अभी खुद को सुन रहे हो मुत्रद? तुम डार्क लॉर्ड को पकड़ने के लिए अपने गृहलोक से आए हो। मेरे लोग मेरे लिए डार्क लॉर्ड से ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं एलिसिया। हम दोनों ने देखा कि इथलन के साथ क्या हुआ। मैं नहीं चाहता कि मेरा गृहलोक अगला इथलन बन जाए। तो फिर तुम्हें इस जगह से जाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं खुद को संभाल सकता हूँ। मुत्रद के पास शब्द नहीं थे। वह कुछ देर चुप रहा। हमें रक्षा को मजबूत करने की ज़रूरत है। अगर वह झूठ नहीं बोल रहा है तो हमें सावधान रहना होगा, मुट्राड ने कहा। बहुत बढ़िया। मैं स्काईहॉल से अनुरोध करूंगा कि वह हमें कुछ बैकअप भेजे। जब मैं जा रही हूं तो कृपया अपना काम ठीक से कर लें मुत्रद, एलिसिया ने कमरे से बाहर जाने से पहले कहा। मुत्रद उसके पीछे सोफे पर गिर पड़ा। उसने कुछ गहरी सांसें लीं। मैंने खुद को किस मुसीबत में डाल लिया। मुत्रद को अपने गृहलोक से भूमि पर आने के अपने निर्णय पर पछतावा हुआ। अंदर ही अंदर मुत्रद ने डार्क लॉर्ड के साथ एक गुप्त सौदा करने के बारे में भी सोचा। राजाओं के खेल में केवल मोहरों की बलि दी जाती है। मुत्रद ने डार्क लॉर्ड के शब्दों को याद किया। मुझे इस बारे में बुरा लग रहा है, मुत्रद ने खुद से कहा। उसे नहीं लगा कि स्काईहॉल से बैकअप मिलने के बाद भी वह आराम से रह पाएगा। एक कारण था कि नूह डार्क लॉर्ड के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाना चाहता था। हालांकि मुत्रद नूह के बारे में बहुत कम जानता था, एक बात पक्की थी, नूह कुछ खोज रहा था। संयोग से ये बात गलत हो गई। मुत्रद ने नहीं सोचा था कि नूह एलिसिया की हरकतों को हल्के में लेगा। जहां तक मुत्रद को पता था, नूह ने एलिसिया की हरकतों को हल्के में लिया। वह वही व्यक्ति नहीं था जिससे वह 1 साल पहले मिला था। 5 दिनों में क्या होने वाला है? मुत्राद ने खुद से पूछा। उसने एक स्क्रॉल लिया और डार्क लॉर्ड के शब्दों के बारे में अपने बड़ों को एक पत्र लिखने का फैसला किया। उसे उम्मीद थी कि यह पत्र बड़ों का मन बदल देगा।